अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। इस सुबह जब मैं अपने दफ्तर में दाखिल हुआ तो इंतज़ार का खासी आबाद नज़र आ रही थी। दरअसल आज मैं अदालत नहीं गया था बल्कि कई रोज़ से नहीं जा रहा था। अदालतें सालाना तातीलात के सबब बंद थीं और मैं तातीलात गुज़ारने बैरून मुल्क गया हुआ था। हाज़रीन इंतज़ारगाह पर एक सरसरी सी नज़र डालते हुए मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर के बाद मेरे सेक्रेटरी ने नंबरवार लोगों को अंदर भेजना शुरू कर दिया। तीसरे या चौथे नंबर पर जो शख्स मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ, इसे देखते ही मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। रमज़ानी साहब आप? मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए खुश अखलाकी से कहा। जब मैं इंतज़ारगाह से गुजरकर अपने कमरे में आया था तो रमज़ानी साहब मुझे नज़र नहीं आए थे। मुमकिन है वो मौजूद हों मगर सरसरी नज़र में मुझे दिखाई न दिए हों। रमज़ानी साहब एक डॉक्टर हैं, शहर के एक महंगे अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट हैं। इनका शुमार मेरे देरीना शनासाओं में होता है। एक दफ़ा गाड़ी के हादसे में मेरी दाईं आंख बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी। उन्होंने एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था, मगर ये बहुत ऐसे पहले की बात है। बेग साहब कहाँ हैं आप? वो कुर्सी पर बैठ चुके तो बोले, हमने तो आपकी तलाश में कुओं में बांस डलवा दिए। मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा, खैरियत रमज़ानी साहब? मेरी तलाश किस सिलसिले में हो रही थी? पहले आप ये बताएं कि थे कहाँ? मैंने बताया कि मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था। फिर बैल बजाकर चपरासी को ठंडा लाने की हिदायत कर दी। कहाँ? उन्होंने पूछा। मैं कई मरतबा फ़ोन कर चुका हूँ। आपकी सेक्रेटरी ने बताया था कि आप स्टेट गए हुए हैं। जी हाँ, अदालती छुट्टियाँ थीं तो मैंने सोचा कि ज़रा सैर व तफरीह कर ली जाए। कल ही इलिनॉय से वापस आया हूँ, मैंने कहा। इतने में चपरासी कोल्ड ड्रिंक्स रखकर चला गया तो रमज़ानी साहब ने कहा, आज आप खासे मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। बाहर इंतज़ारगाह में खासा रश लगा हुआ है। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। मैंने जल्दी से कहा, आप खैरियत से तो आए हैं ना? कोई मसला हो तो बताएं। यूँ जल्दी में बात नहीं हो सकती। वो इज़्तिरारी लहजे में बोले, आप कब तक ऑफिस में बैठेंगे? 2 तो बज ही जाएंगे। आप यहाँ से उठकर मेरे घर आ जाएं। मैं भी अस्पताल से चक्कर लगा आता हूँ। गोया कोई संजीदा मामला है, संजीदा भी और गंभीर भी। फिर वो मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मैं अपनी दफ्तरी मसरूफियात में लग गया। आखिरी क्लाइंट को फारिग करते करते 2:30 बज गए। मैंने ऑफिस बॉय से दफ्तर बंद करने को कहा। सेक्रेटरी से कहा कि वो रिक्शा टैक्सी वगैरह में चली जाए। आज मैं इसे ड्रॉप नहीं कर सकूँगा। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठकर रमज़ानी साहब के बंगले पर पहुंच गया। डॉक्टर रमज़ानी लंच पर मेरे मुंतज़िर थे। हमने एक साथ पुरतकल्लुफ़ खाना खाया। फिर उन्होंने अपना मसला पूरी तफसील के साथ मुझे बताया। तकरीबन 34 साल पहले रमज़ानी साहब के यारे ख़ार शेख मकबूल अहमद ने एक ईसाई लड़की जूली से शादी कर ली थी। ताहम निकाह से पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और अब वो जूली से आयशा हो गई थी। आयशा जब तक जूली थी खासी आज़ाद ख्याल थी। मज़हब तब्दील करने के बाद उसे बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ा तो वो झुंझुलाहट का शिकार हो गई। हालांकि शेख मकबूल ने उसे खासी छूट दे रखी थी। कट्टर मजहबी घरानों में जो तौर तरीके राइज होते हैं, इनकी सख्ती का साया तक आयशा पर नहीं पड़ा था। लेकिन चूंकि वो आज़ाद माहौल की परवरदा थी, इसीलिए उसे ये बराए नाम पाबंदियाँ भी खलने लगी थीं। आयशा हुस्न बेमिसाल की मालिक, एक पुरकशिश और दिलकश औरत थी। अगर शेख मकबूल का दिल उसके हुस्न जमाल का असीर हो गया था तो इसमें अचंभे की कोई बात नहीं थी। शादी से पहले जूली के बेतकल्लुफ़ दोस्त उसकी खूबसूरती की बिना पर इसे जूलियट कहकर पुकारते थे। जूली का इस्लाम कबूल करके शेख मकबूल अहमद से शादी कर लेना जूली के दोस्तों को एक आंख नहीं भाया था। उन्होंने कोई गैर मामूली रद्द-ए-अमल तो ज़ाहिर नहीं किया, ताहम वो शेख मकबूल अहमद से जैसे उधार खाए बैठे थे। शादी के दूसरे साल अल्लाह ने शेख मकबूल को बेटी जैसी नेमत से नवाजा। शेख मकबूल एक साहिब हैसियत शख्स था। उसका कारों का शोरूम था। घर में किसी चीज़ की कमी न थी। नाइला की आमद के बाद तो गोया जो कमी थी वो भी पूरी हो गई थी। शादी के फ़ौरन ही बाद
आयशा ने भी शौहर का कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वो खालिद बिन वलीद रोड पर वाक़े शेख मोटर्स के दफ्तर बाकायदगी से जाती और खत्तुल मकदूर शेख मकबूल की मदद करती। शेख मोटर्स का दफ्तर शोरूम के ऊपर ही बना हुआ था। शेख मकबूल जापान और दीगर ममालिक से नई कारें इंपोर्ट करके फरोख्त करते थे। जिंदगी हंसी खुशी अमनो चैन से गुजर रही थी कि एक रोज़ इस मुख्तसर सी फैमिली में एक तूफ़ान बलाखेज़ ने सर उठाया। आयशा इस रोज़ दफ्तर नहीं आई थी। इसे नायला को एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने जाना था। नायला अब 5वें साल में लग चुकी थी और स्कूल जाने लगी थी। आयशा की गैर मौजूदगी की वजह से शेख मकबूल की मसरूफियत बढ़ गई थी। आज उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं थी, मगर इस टेलीफोन ने उसका इन्हमाक दरहम बरहम कर दिया। हेलो, शेख मकबूल ने रिसीवर कान से लगाते हुए हस्बे मामूल खुश अखलाकी से कहा। जूलियट से बात हो सकती है? दूसरी तरफ से गैर मानूस आवाज़ में पूछा गया। शेख मकबूल इस मर्दाना आवाज़ से नावाकिफ था। कौन जूलियट? ओह सॉरी, माज़रत खाना लहजे में कहा गया, मगर इस माज़रत में भी तंज का उनसर नुमाया था। मेरा मतलब जूली से था। शेख मकबूल को मुखातिब के अंदाज पर बहुत गुस्सा आया, मगर उसने तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। यहाँ पर कोई जूली नहीं होती, इतना कहकर उसने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी फिर बजी। तीसरी बेल पर शेख मकबूल ने फ़ोन अटेंड किया तो दूसरी जानिब वही शख्स था। ये शेख मोटर्स का दफ्तर है? जी हाँ, मैं जूली से बात करना चाहता हूँ। उसने अपनी ख्वाहिश को दोहराया। वो यहाँ मौजूद हों तो मेरी बात करवा दें। आपकी तारीफ़? इस मरतबा शेख मकबूल ने मुतदिल लहजे में सवाल किया। मैं जूली का कज़न बात कर रहा हूँ, रोमियो। अगर आप जूली के कज़न हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो अब जूली नहीं आयशा है। शेख मकबूल के लहजे से बरहमी झलक रही थी। दूसरी तरफ से बोलने वाले रोमियो ने कहा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आप जूली, मेरा मतलब है कि आयशा के शौहर हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है, रोमियो ने कहा। मैं काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आया हूँ। आई वांट टू सी जूली। फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है, शेख मकबूल ने बताया। आज वो दफ्तर नहीं आई। आपको कोई पैगाम देना हो तो बता दें, मैं इन तक पहुँचा दूँगा। रोमियो शेख मकबूल की तजवीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बोला, घर का फ़ोन नंबर दे दें, मैं जूली से वहीं बात कर लेता हूँ। बार बार जूली के जिक्र से शेख मकबूल को खौफ महसूस होने लगी थी। उसने झुल्लाहट आमेज़ लहजे में कहा, मैं आयशा की इजाज़त के बगैर आपको फ़ोन नंबर नहीं दे सकता। आप कल ट्राई कर लें, माज़रत के साथ। इसकी बात ख़त्म होने से पहले ही रोमियो ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया था। शेख मकबूल ने घर टेलीफोन किया। इस वक्त तक आयशा नायला का चेकअप करवा के वापस आ चुकी थी। तुम्हारा कोई कज़न रोमियो है? शेख मकबूल ने छूटते ही पूछा। दूसरी जानिब गंभीर खामोशी छा गई। शेख मकबूल ने बेताबी से कहा, हेलो आयशा, तुम लाइन पर तो हो? आयशा की बोझल आवाज़ शेख मकबूल के कानों तक पहुंची। हेलो, क्या बात है? खैरियत तो है? कैसे फ़ोन किया? मैंने तुमसे कुछ पूछा था। क्या? शेख मकबूल ने बीवी की बेनियाजी को नज़रअंदाज करते हुए अपना सवाल दोहराया। रोमियो को जानती हो? आयशा ने कदरे पूरे तमाद लहजे में कहा, इस दुनिया में हज़ारों रोमियो हैं, तुम किसको पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे कज़न रोमियो की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, वो। आयशा अब खासी हद तक संभल चुकी थी, मगर इसका जिक्र इस वक्त कैसे आ गया? वो तो अरसा हुआ लंदन चला गया था, मेरी शादी से भी पहले, जब मैं जूलियट हुआ करती थी। वो भी तुम्हें जूली और जूलियट ही कह रहा था। कहाँ मिल गया तुम्हें? आयशा ने उससे पूछा। उसने फ़ोन नंबर पर तो यही बताया कि कराची ही से बात कर रहा है। शेख मकबूल ने कहा, वो घर का फ़ोन नंबर मालूम कर रहा था, तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। फिर तुमने फ़ोन नंबर दे दिया? नहीं, मैंने इसे कल दफ्तर ही फ़ोन करने को कहा है। ये अच्छा किया तुमने। आयशा के जवाब को शेख मकबूल कोई वाज़ेह जवाब न पहना सका। इसके कहने का अंदाज ऐसे था जैसे शेख मकबूल ने रोमियो को घर का नंबर न देकर किसी बदतहजीबी का मुजाहरा किया हो। बहरहाल शेख मकबूल ने इस सिलसिले में दिमाग सोजी को फजूल समझते हुए आयशा से नायला के बारे में 2-4 सवालात किए और फ़ोन बंद कर दिया। रात को शेख मकबूल घर पहुंचा तो इसे बीवी के रवैये में एक ख़ास तब्दीली नजर आई। तहाँ वो इस तब्दीली को समझने से कासिर था। इसके अंदाज़ो अतवार से लगता था कि जैसे वो बेहद खुश हो, मगर इसके अमल से इस खुशी का इजहार नहीं हो रहा था। शायद किसी अंदरूनी कश्मकश से दो चार थी। दूसरे रोज़
वो हस्बे मामूल दफ्तर पहुंचे। वो अमूमन 10 बजे तक दफ्तर पहुंच जाते थे, इसलिए इन्हें घर से 9:30 बजे निकलना पड़ता था। शेख मकबूल की रिहाइश नॉर्थ नाज़िमाबाद में थी। शेख मकबूल होटल से खाना पसंद नहीं करता था, इसलिए लंच वो सुबह घर ही से लेकर आता था। अलबत्ता आयशा होटल की तैयार करदा चीज़ें बड़े ज़ौक़ व शौक़ से खाती थी। वो लंच से फारिग हुए ही थे कि रोमियो का फ़ोन आ गया। फ़ोन शेख मकबूल ने रिसीव किया और फिर रिसीवर आयशा की जानिब बढ़ा दिया। शेख मकबूल बग़ौर बीवी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था, जो हर गुज़रते पल के साथ तब्दील हो रहे थे। शेख मकबूल ये तो नहीं जानता था कि दूसरी जानिब रोमियो क्या कह रहा है, ताहम उसने एक बात ख़ास तौर पर नोट की कि आयशा बड़े मोहतात अंदाज में, बल्कि मुबहम अंदाज में बात कर रही थी। इनके दरमियान होने वाली इख्तितामिया गुफ्तगू कुछ इस नौइयत की थी। अभी नहीं, आयशा ने कहा। दूसरी जानिब से कोई तवील बात की गई, जिसके जवाब में आयशा ने सिर्फ इतना कहा, ज़ाहिर है। फिर एक तवील वक़्फ़ा आया। इसके बाद आयशा बोली, मैं तुम्हें बता दूंगी। चेहरे के उतार चढ़ाव के साथ वो चंद लम्हे दूसरी तरफ की बात सुनती रही, फिर जवाबन कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपना फ़ोन नंबर लिखवाओ। आयशा ने एक कागज़ पर फ़ोन नंबर नोट किया, फिर यह कहकर रिसीवर रख दिया कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। आयशा के अंदाज़े गुफ्तगू ने शेख मकबूल को उलझा दिया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात हो सकती थी जो वो अपने कज़न से खुलकर नहीं कह सकती थी। क्या वो कोई ऐसी बात थी जो आयशा इसकी मौजूदगी में नहीं करना चाहती थी? ऐसा सोचते हुए उसे अपने जहन में कांटे से चुभते महसूस हुए। फिर उसने खुद ही अपने आप को तसल्ली दी कि इसे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। इस सिलसिले में उसे आयशा से बात करनी चाहिए। इस रात वो सोने के लिए लेटे तो शेख मकबूल ने बीवी से कहा, भाई खैरियत तो है? बड़ी राज़ो न्याज़ की बातें हो रही थीं अपने कज़न से। राज़ो न्याज़ क्या होगा? आयशा ने दूसरी जानिब देखते हुए कहा, वो इतने अरसे के बाद वापस आया है, इससे जितनी भी बातें हो जाती कम थीं। मैंने बातें करने पर पाबंदी थोड़ी लगाई है। वो तो ठीक है, मगर मुझे तुम्हारा भी तो ख्याल रहता है ना। वो नज़रें चुरा कर बोली, शायद तुम्हारे दिल में कोई बात ना आ जाए, वरना वो तो। आयशा ने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो शेख मकबूल ने कहा, वो तो क्या? रोमियो कह रहा था कि वो मेरी दावत, मेरा मतलब है कि मैं इसकी दावत करना चाहती थी। आयशा ने बताया, मगर तुम्हारा ख्याल आ गया, शायद तुम इस बात को पसंद ना करो। इसमें नापसंदीदगी की क्या बात है? शेख मकबूल ने कहा, वो तुम्हारा कज़न है, गैर थोड़ी है। कज़न भाई ही होता है। तुम इसकी ज़रूर दावत करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं खुद इसे दावत दूंगा। तुम्हारे पास इसका फ़ोन नंबर तो है ना? आयशा ने इस बात में जवाब दिया। दूसरे रोज़ शेख मकबूल ने टेलीफोन करके रोमियो को आइंदा रोज़ इतवार के रात के खाने की दावत दे दी। रोमियो अपने बड़े भाई के पास गुलशन इकबाल में ठहरा हुआ था। लंदन जाने से पहले भी वो यहीं रहता था। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। फिर तो हर दूसरे रोज़ रोमियो शेख मकबूल के घर नजर आने लगा। पहले तो शेख मकबूल इसे बीवी का कज़न समझकर बर्दाश्त करता रहा, फिर रफ्ता रफ्ता रोमियो की आमद उसे जहर लगने लगी। इसकी आमद से ज़्यादा तकलीफ़ शेख मकबूल को इनकी बातें सुनकर होती थी। वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से आयशा से घुल मिल रहा था कि बाज़ औक़ात तो शेख मकबूल का खून खोलने लगता था। इनके दरमियान अक्सर उस दौर की बातें होती रहती थी जब आयशा जूली हुआ करती थी और इसके गिर्द लड़के परवाना वार फिरते थे। आयशा के बेहंगम के कहे और खासी बोल्ड बातें सुनकर बाज़ औक़ात तो शेख मकबूल को ये महसूस होने लगता था जैसे वो आयशा से जूली की जानिब बड़ी तेज़ी से वापसी का सफ़र कर रही हो और अब तब में जूली को छूने ही वाली हो। एक रोज़ तो हद ही हो गई। इस रात भी रोमियो उनके घर आया हुआ था और इसके साथ इसका एक और क्रिश्चियन दोस्त भी था। रात के खाने से पहले रोमियो ने बोतल खोल ली। उसका दोस्त भी उसका साथ देने लगा। शेख मकबूल इस वक्त तक घर नहीं पहुंचा था। आयशा सरेशाम ही घर आ गई थी। जब शेख मकबूल आया तो आयशा इस वक्त किचन में थी। रोमियो और उसका दोस्त ड्राइंग रूम में दूसरे दौर का आगाज़ कर चुके थे। शेख मकबूल के ड्राइंग रूम में पहुंचने से पहले ही उन्होंने सामान खुर्दनोश इधर उधर कर दिया, मगर शेख साहब को भांपने में ज़रा भी देर न लगी कि वहाँ थोड़ी देर पहले कौन सी मसरूफियत जारी व सारी थी। शेख मकबूल की जगह कोई और शख्स होता तो उसका दिमाग फट जाता या वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता, मगर वो बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था।
उसने कमाले तहम्मुल का मुजाहरा किया और सीधा बीवी के पास किचन में पहुंच गया। इट इज़ टू मच आयशा, इन कुत्तों से कहो कि फ़ौरन इस घर से निकल जाएं। वो मसनूई हैरानी सजाकर बोली, क्या हुआ है? कौन कुत्ते घर में घुस आए हैं? क्या गेट पर चौकीदार मौजूद नहीं है? कोई और शौहर होता तो इस जवाब पर बीवी की चटनी बनाकर रख देता, मगर वो कुव्वते बर्दाश्त थी क्या जो औरत पर हाथ उठाने से ना रोक सके। उसने नहायत ही ठहरे हुए मगर सनसनाते हुए लहजे में कहा, वो चौकीदार के बस के नहीं हैं, तुम खुद जाकर इन्हें ड्राइंग रूम से रुखसत कराओ। ड्राइंग रूम में तो रोमियो और टोनी बैठे हुए हैं। अब बात आयशा की समझ में आ गई थी, मगर वो तो अगर मगर कुछ नहीं। शेख मकबूल ने धीमी कुर्राहट से कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, वरना मैं जो कुछ करूँगा वो शायद तुम बर्दाश्त न कर सको। आयशा कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगी तो शेख मकबूल ने कहा कि और अपने कज़न रोमियो से कह दो कि आइंदा मुझे अपनी मनुष्य शक्ल ना दिखाए। आयशा गुस्से में पाँव पटकते हुए ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। शेख मकबूल के कदम बेडरूम की तरफ उठने लगे। इस वाक़ये के बाद 3 रोज़ तक दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत बंद रही। नहायत ही अहम उमूर के बारे में पर्ची सिस्टम से काम लिया गया। नन्ही नायला इनके बीच पर्ची रस्म बनी हुई थी। इसका मासूम जहन इनके इख्तिलाफ को समझने से कासिर था। वो तो यही समझ रही थी कि शायद इसके मम्मी पापा कोई नहायत ही दिलचस्प खेल खेल रहे हैं। इसे वाकई पर्ची रसानी में बड़ा मज़ा आने लगा था। इस दौरान में आयशा ने दफ्तर का रुख नहीं किया था। शेख मकबूल नहीं जानता था कि उसकी रोमियो से टेलीफोन पर बात हो रही थी या नहीं। दोनों के फ़ोन नंबर एक दूसरे के पास मौजूद थे। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ था कि रोमियो फिर इसे नज़र नहीं आया था, ना दफ्तर में और ना घर में। उसके लिए ये एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल थी। चौथे रोज़ आयशा ने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया और हालात मामूल पर आ गए। इसके साथ ही उसने घर में तवज्जो देना कम कर दी थी। दफ्तर से भी वो दिन में कभी एक बार और कभी 2-3 बार उठकर घंटे 2 घंटे के लिए बाहर चली जाती थी। शेख मकबूल के दिल में आयशा की जानिब से जो गुस्सा भरा हुआ था वो जाता रहा था, मगर इस नई सूरत हाल ने उसे एक मरतबा फिर परेशान कर दिया। आयशा के बारे में किसी गलत ज़ाविये से सोचने को उसका दिल राज़ी नहीं होता था, मगर हालात का तकाज़ा था कि वो आयशा की नई मसरूफियात पर कड़ी नज़र रखे। आखिर उसने अपने काबिल एतमाद मुलाजिम को आयशा की निगरानी बाल्फाज़े दीगर जासूसी पर मुकर्रर कर दिया। 1 माह के बाद उसे काबिल एतमाद मुलाजिम ने जो नाकाबिल यकीन रिपोर्ट दी, इसे सुनकर शेख मकबूल के मजबूत असाब चटकने लगे। इस दौरान में आयशा 10 मरतबा रोमियो से मिली थी। 3 बार उसके घर पर गुलशन इकबाल में, 2 मरतबा रोमियो के मुख्तलिफ दोस्तों के घर और 5 दफ़ा शहर के मुख्तलिफ ख़ौफनाक माहौल मुहैया करने वाले रेस्टोरानों में। अगर कोई और शख्स इसे इसकी बीवी के लक्षणों के बारे में बताता तो शायद उसे यकीन न आता। फिर भी अतमामी हुज्जत के तौर पर उसने 1 मरतबा खुद भी आयशा का ताक़ुब किया और काबिल एतमाद मुलाजिम की रिपोर्ट को 100% दुरुस्त पाया। शेख मकबूल ने एक हकीकत पसंद इंसान की तरह इस तल्ख़ हकीकत को तस्लीम कर लिया। इसी रात शेख मकबूल ने आयशा से खुल्लम खुल्ला बात कर ली। मैं ना तो तुमसे बेवफाई का शिकवा करूँगा और ना ही तुम्हारी वापसी के लिए कोई कोशिश। आयशा बखूबी समझ चुकी थी कि उसका शौहर किस सिलसिले में बात कर रहा था। मैं अपने किए पर नादिम नहीं हूँ, वो शेख मकबूल की आंखों में आंखें डालकर बोली। आई लव विद रोमियो। मगरबी तहजीब की दिल दादा औरत से और क्या तवक्को की जा सकती थी। आयशा ने इस्लाम ज़रूर कबूल कर लिया था, मगर इस्लाम के ज़र्री उसूलों के ढांचे में खुद को पूरी तरह ढाल नहीं सकी थी। वो अंदर से अब भी वही आज़ाद ख्याल और बेबाक औरत थी। बस वक्ती तौर पर उसके अंदाज कुछ तब्दील हो गए थे। अपनी बीवी के मुंह से गैर मर्द के लिए मोहब्बत में डूबे हुए वो अल्फाज सुनकर शेख मकबूल का दिमाग झिंझना उठा था, मगर वो इस नज़रिए का कायल था कि अपने जिस्म के नाकारा हिस्से को साथ साथ घसीटने के बजाय काट कर अलहदा कर देना चाहिए। आयशा अब इसके लिए अज़ूए मुअत्तल से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखती थी। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो इतने सरसरी से लहजे में पूछ रहा था जैसे कह रहा हो आज रात खाने का क्या प्रोग्राम है। उसका आईना दिल चूर हो चुका था, मगर इसके लबों पर
حرف شکایت تک نہیں آیا تھا۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک غیر انسانی رویہ دکھائی دیتا ہے، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو شکایت کے نام سے ناشنا ہوتے ہیں۔ آئی وانٹ ڈائیورس، عائشہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ نائلہ کا کیا ہوگا؟ تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ جولی، عائشہ نے چونک کر شیخ مقبول کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ دوسرے روم میں جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ دراصل نائلہ کا کمرہ تھا۔ وہ اس وقت اپنے بستر پر محو خواب تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے والدین کے بیچ کیا طے پایا ہے اور کل سے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ عائشہ نے شیخ مقبول کے جاتے ہی رومیو کو ٹیلی فون کیا۔ وہ خاصی دیر تک اس سے رومانی باتیں کرتی رہی، پھر اطمینان سے بستر پر پھیل کر سو گئی۔ دوسرے کمرے میں شیخ مقبول پوری رات ننھی نائلہ کے سرانے ٹہلتا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس رات کی صبح دیکھنے کا شدت سے خواہاں تھا۔ وہ رات ایک ہی گھر کے دو مختلف کمروں میں دو مختلف انسانوں نے دو مختلف انداز میں گزاری تھی۔ اپنے اپنے عذاب کی بات ہے اس واقعے کے 1 سال بعد شیخ مقبول نے ایک گھریلو عورت سلطانہ سے شادی کر لی تھی، جس کے وطن سے 1 سال بعد شیخ مقبول کی دوسری اولاد فضیلہ پیدا ہوئی۔ نائلہ اور فضیلہ کی عمروں میں 7 سال کا فرق تھا۔ پھر عمر بھر شیخ مقبول کی زبان پر اپنی سابق بیوی کا نام تک نہ آیا۔ وہ اس کی زندگی سے اس طرح نکل گئی تھی جیسے کسی بیوہ کے آنسو دوپٹے میں جذب ہو کر اپنا نشان کھو بیٹھیں۔ شیخ مقبول نے دونوں بیٹیوں کے درمیان کسی بھی موقع پر تفریق نہیں ڈالی۔ نائلہ اور فضیلہ کو کسی بھی وقت یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ دو مختلف ماؤں کی بیٹیاں ہیں۔ اگرچہ وہ عائشہ اور سلطانہ کی بیٹیاں تھیں، مگر شیخ مقبول صرف یہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ سلطانہ نے بھی کبھی نائلہ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے رویے اور حسن سلوک سے کسی بھی طرح سوتیلی ماں نہیں لگتی تھی۔ یہ سب کچھ تو تھا، مگر نائلہ اور فضیلہ میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ دونوں صورت اور سیرت میں قطعی مختلف تھیں۔ نائلہ کم رو اور واجبی سی شکل و صورت کی تھی، جبکہ فضیلہ انتہائی خوبرو۔ دونوں کے مزاج میں بھی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نائلہ خوش اخلاق اور قدرے بے باک تھی، تاہم فضیلہ غصہ، چڑچڑی اور منہ پھٹ واقع ہوئی تھی۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی خوبیاں اور خامیاں بھی پروان چڑھتی گئیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد نظر آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی مقبول کی پریشانیوں کا آغاز ہو گیا۔ نائلہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے دوستوں میں لڑکوں کی اکثریت تھی اور وہ ان سے آزادانہ ملنا جلنا برا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس فضیلہ خود کو لیے دیے رکھتی تھی۔ شیخ مقبول نے ہر طریقے سے نائلہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر صحیح رائے گاہ گئی۔ نائلہ کو سمجھنا تھا، نہ سمجھی۔ سلطانہ نے شروع میں روک ٹوک کی تو رد عمل اس کی توقع کے برخلاف ظاہر ہوا۔ وہ نائلہ کے لیے سوتیلی ماں تھی، اس لیے بھی اس نے زیادہ دخل اندازی مناسب نہ سمجھی، مگر شیخ مقبول بیٹی کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر مجبور تھا۔ انسانیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اقدام بھی تھا وہ اس نے کر دیکھا، مگر بات نہ بن سکی۔ وہ رفتہ رفتہ نائلہ کی جانب سے بیزار ہوتا گیا اور اس کی طرف پدرانہ توجہ کم کر دی، بلکہ بالکل ہی ختم کر دی۔ اس نے کئی بار یہ بھی سوچا کہ بیٹی کو گھر سے نکال دے یا آگ کر دے، مگر وہ صرف سوچ کر رہ گیا، اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ہمت نہ کر سکا۔ نائلہ کو دیکھتے ہی اس کے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے سامنے نائلہ نہیں، اس کی ماں جولی کھڑی اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس دوران میں شیخ مقبول احمد کا کاروبار اس قدر پھیل چکا تھا کہ اس نے اپنی معاونت کے لیے ایک جنرل مینیجر رکھ لیا تھا۔ عاصم درانی کامرس گریجویٹ تھا اور انتظامی امور کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ شیخ مقبول نے اس پر اتنا اعتماد کیا کہ وہ شیخ موٹرز میں بیک وقت فائنینشل ایڈوائزر، جنرل مینیجر اور چیف اکاؤنٹنٹ بن گیا۔ عاصم درانی کی کامیابی میں اس کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کی چرب زبانی، چالاکی، موقع پرستی کا بھی ہاتھ شامل تھا۔ اپنے کام میں مہارت اپنی جگہ،
اس نے اپنی لچھے دار باتوں سے بھی شیخ مقبول کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ عاصم جیسے خود غرض اور لالچی انسان کے لیے شیخ موٹرز کھل کھیلنے کے لیے ایک وسیع میدان کی حیثیت رکھتا تھا۔ عاصم کے منصوبہ ساز ذہن نے پہلے فضیلہ کو ٹارگٹ بنایا۔ عاصم وجیح و شکیل نوجوان تھا، پھر وہ جس قسم کی دلچسپ باتیں بنانے میں ماہر تھا وہ خواتین کی کمزوری سمجھی جاتی تھیں، مگر فضیلہ نے عاصم کی توقع کے خلاف رد عمل ظاہر کیا اور اسے کھانس نہ ڈالی۔ عاصم فضیلہ کی بے اتنائی سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی کوششوں کی سمت تبدیل کر دی۔ اب اس کی ساری ذہنی اور جسمانی توانائیاں نائلہ کو رجھانے پھسلانے میں صرف ہو رہی تھیں۔ در حقیقت عاصم کی نظریں تو شیخ مقبول کی دولت پر لگی ہوئی تھیں، وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے، وسیلہ نائلہ بنے یا فضیلہ، اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ نائلہ اپنے مزاج کے اعتبار سے عاصم کے لیے ترنے والا ثابت ہوئی، اس کی آزاد خیالی نے عاصم کا کام آسان کر دیا۔ نائلہ نے تو اپنے التفات کی سبیل لگا رکھی تھی، اتنے قریب عاصم جیسا پرکشش اور ہینڈسم نوجوان اس کا قدردان بن کر منظر عام پر آیا تو اس نے عاصم کو ویلکم کہا۔ عاصم نے اپنے آزمودہ کار فارمولوں کی مدد سے اور حد سے زیادہ بڑھی ہوئی چاپلوسی سے نائلہ کو باور کرا دیا کہ وہ دل و جان سے اس پر عاشق ہو چکا ہے اور اب اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عاصم نے نائلہ کو کس طرح اپنی محبت کا یقین دلایا۔ بہرحال نائلہ پوری طرح اس کے عشق کے جال میں گرفتار ہو چکی تھی، وہ ہر صورت میں عاصم سے شادی کی خواہاں تھی۔ عاصم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا، وہ عنقریب ایک امیر و کبیر شخص کا داماد بننے والا تھا۔ نائلہ کے اپنے مزاج کے خلاف عاصم سے اس قدر سنجیدہ ہو جانے میں عاصم کی مکارانہ ذہنیت کو بڑا دخل تھا، وہ بسا اوقات نائلہ کو فضیلہ کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ نائلہ کی آزاد روش کو دیکھتے ہوئے شیخ مقبول احمد اکثر اوقات اسے ڈانٹتا ڈپٹتا بھی رہتا تھا، اس کے برعکس وہ فضیلہ سے ہمیشہ امتیازی سلوک کرتا تھا۔ نائلہ باپ سے تو شاکی تھی ہی، عاصم کی لگائی بجھائی نے اس کے دل میں فضیلہ کے لیے بھی نفرت بھر دی، اس نے کبھی اسے دروغ اتنا نہیں سمجھا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ نائلہ عاصم پر پوری طرح فریفتہ ہو چکی تھی، اور کسی کو تو خبر ہو یا نہ ہو مگر شیخ مقبول کو کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ نائلہ اور عاصم کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ دلی طور پر تو اس تعلق کے لیے آمادہ نہیں تھا، مگر وہ نائلہ کی جانب سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ اس نے موقع غنیمت جانا۔ عاصم کی طرف سے وہ مطمئن تھا، نائلہ عزت سے کنارے لگ جاتی تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ وہ تو جس تباہی کی توقع لگائے بیٹھا تھا اس کے تصور ہی سے روح فنا ہو جاتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی مناسب موقع پر عاصم سے اس سلسلے میں کھل کر بات کرے گا، تاہم اس نے یہ بات ابھی اپنے تک ہی رکھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ عاصم اور نائلہ کے تعلقات کا علم ہونے سے پہلے وہ نائلہ سے اس قدر عاجز آ چکا تھا کہ اس نے بیٹی کے لیے دل کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا، مگر اب اس نے اپنے دل میں نائلہ کے لیے کچھ گنجائش نکال لی تھی۔ پچھلے دنوں جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی تو اس نے حالات و واقعات کے پیش نظر بہت اہم فیصلے کیے تھے۔ اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اس نے سلطانہ کے نام کر دی تھی، کاروں کا کاروبار فضیلہ کے نام کر دیا تھا۔ نائلہ کاروبار اور جائیداد کی منتقلی سے قطعی بے خبر تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گھریلو معاملات اور کاروباری امور میں ہمیشہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی رہی تھی، جبکہ فضیلہ ہر معاملے میں باپ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ تاہم اب صورتحال ذرا تبدیل ہو گئی تھی۔ شیخ مقبول نے فیصلہ کیا تھا کہ حج سے واپسی پر وہ عاصم سے نائلہ کے معاملے پر تفصیلی بات کرے گا، مگر تقدیر اس کے فیصلے پر مسکرا رہی تھی۔ انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ شیخ مقبول کو حج سے واپسی نصیب نہیں ہوئی۔ دوران طواف بیت اللہ میں اس کی حرقت قلب جواب دے گئی، اس کی تو لاش بھی واپس نہ آ سکی۔
वहीं इज्तिमाई तदफीन हुई। अपनी मौत से पहले शेख साहब ने कारोबार और जायदाद के बारे में जो खुफिया फैसले कर रखे थे वो ज़्यादा देर तक पोशीदा न रह सके। जब नायला को पता चला कि इसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया है तो वो चिराग पा हो गई। उसने सौतेली माँ और बहन को बेनुकत सुनाई और अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिम्मेदार इन्हें ही ठहराया। नायला के नाम से शेख मकबूल ने 1 लाख रुपए के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स ले रखे थे। जब सुल्ताना ने वो सर्टिफिकेट्स उसे देना चाहे तो उसने झपट कर वो सर्टिफिकेट्स अपनी सौतेली माँ के हाथ से छीन लिए, फिर इनके पुर्जे पुर्जे करते हुए उसके मुंह पर उछाल दिए। ये भी तुम ही रखो, मैं कोई भिखमंगी नहीं हूँ, नायला ने तनतनाते हुए कहा। मुझ पर रहम खाने की ज़रूरत नहीं है, सुल्ताना ने कहा। खुदा गवाह है कि हमें कुछ मालूम नहीं था कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तुम झूठ बोलती हो, नायला ने गुस्से से कहा। माल और जायदाद उसने तुम्हारे नाम कर दिया। तुम इस बात से भी बेखबर नहीं हो कि सारा बिजनेस तुम्हारी बेटी के नाम हो चुका है। मुझे झूठी तसल्लियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। सौतेले आखिर सौतेले ही होते हैं। तुम दोनों के मकरूज चेहरे मेरे सामने आ चुके हैं। तुम खामखा गलतफहमी का शिकार हो रही हो नायला, फजीला ने कहा। हमने कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। बस बस, मुझे ऐसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, नायला ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा। मेरा बाप इतना बुरा नहीं था, मगर तुम दोनों के हाथों में खिलौना बन गया था। जिस तरह मैं बेघर और बेआसरा हुई हूँ, खुदा तुम्हें भी गारत करे। कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाओ तुम दोनों। कैसी बातें करती हो बेटी, सुल्ताना ने नायला के रवैये को नज़रअंदाज करते हुए कहा। तुम बेघर और बेआसरा क्यों होने लगी? किसकी मजाल है जो तुम्हें इस घर से निकाले? ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना फजीला का है। गुस्सा थूक दो और ठंडे दिल से सूरत हाल पर गौर करो। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं, नायला ने अजीब से लहजे में कहा। खूब, बहुत खूब, चुपके दुश्मनी भी कर डाली और दुश्मन भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को अपना मोहसिन किस तरह मान लूँ जिन्होंने मुझे मेरे हक के विरासत से महरूम कर दिया? सुल्ताना ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। हमारी नीयत पर शक न करो बेटी, मेरे लिए तुम किसी भी तरह फजीला से कम नहीं हो। वो हाथ झटक कर बोली। मैं अब आप लोगों की बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम समझने की कोशिश तो करो, अब समझने के लिए बचा ही क्या है? वो फजीला की बात को काटते हुए बोली। सब कुछ आप लोगों को मुबारक हो, मैं भी अपना कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूँगी। नादानी की बातें न करो नायला, सुल्ताना ने कतरे नर्म लहजे में कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। तुम इस वक्त गुस्से में हो। मेरा मशवरा है कि अपने कमरे में जाकर आराम करो, सुबह इस मौजू पर बात करेंगे, सुल्ताना ने तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा। नायला कुछ जवाब दिए बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ताहम वो दिल में फैसला कर चुकी थी कि अब इस घर में ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। दूसरे रोज़ उसने आसिम से मुलाकात की। ये मुलाकात ऑफिस के बजाय एक रेस्टोरेंट में हुई थी। शेख मकबूल की मौत को लगभग 2 माह गुजर चुके थे। आसिम दुरानी तमाम सूरत हाल से बखूबी आगाह हो चुका था। उसका मंसूबा खाक में मिल गया था। जिस कश्ती पर सवार होकर उसने मंजिल पर पहुंचना चाहा था, बीच समंदर में इस कश्ती में अचानक एक शगाफ पैदा हो गया था। मंजिल के हुसूल से ज़्यादा अब इसे अपनी बका की फिक्र थी। इसके मंसूबा साज जहन ने फौरन एक और तरकीब सोच ली। वो रफ्ता रफ्ता नायला से दूर होने लगा। इसके बरक्स उसकी सारी तवज्जो अब सुल्ताना की खुशनुदी हासिल करने में लगी हुई थी। अब वो फजीला को बरास्ता सुल्ताना शिकार करना चाहता था। सुल्ताना की नज़रों में अपनी अहमियत को साबित करने के लिए वो रात दिन शेख मोटर्स की तरक्की के लिए मेहनत कर रहा था। उसने काम को इस तरह खुद पर लाद रखा था कि इस सिलसिले में सुल्ताना या फजीला को शेख मकबूल की कमी का एहसास नहीं होने दिया था। नायला की अब इसकी नज़र में कोई बुकत नहीं थी। वो एक पिटे हुए मोहरे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो, नायला ने आसिम से कहा। काफ़ी दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहे हो। वह नज़रें चुराते हुए बोला। तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है, उसने बात बनाते हुए कहा। शेख साहब की वफात के बाद ऑफिस का काम इस कदर बढ़ गया है कि जहन्नम में गया ऑफिस और काम, वो कतई कलामी करते हुए बोली। बस अब तुम ये काम नहीं करोगे। क्या मतलब? आसिम ने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा।
میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، نائلہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ڈیڈی نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، عاصم نے کہا۔ مجھے سب معلوم ہے، مگر آنٹی سلطانہ اور فضیلہ اتنی بری نہیں ہیں۔ تمہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اسے جذباتی ہونا کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ اور ان سازشیوں کو اچھا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ تم ان کا نمک کھاتے ہو، اسی لیے تمہارے منہ میں انہی کی زبان بولتی ہے۔ عاصم نے نائلہ کو غصے میں دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس سے پیچھا چھڑانے کا یہ مناسب ترین موقع ہے۔ جواباً وہ بھی دھاڑتے ہوئے بولا، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، تم میری توہین کر رہی ہو اور تم میری عزت افزائی کر رہے ہو کیا؟ وہ ترکی بے ترکی بولی۔ ان لوگوں کی وفاداری میں اپنی محبت کی بھی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ مجھے اپنی محبت کی پرواہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ کیا خواب پرواہ ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، اس وقت غصے میں ہو اس لیے تم عقل سے بات کر ہی نہیں سکتی۔ دماغ تو نائلہ کا واقعی خراب ہو رہا تھا، اس پر عاصم بھی خاطر خواہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تھا، اس سے ہمدردی جتانے کے بجائے اس کے دشمنوں کی حمایت کر رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اور وہ بھی ایک ایسا شخص جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ اسے تو مان تھا کہ وہ اس کے اشارہ ابرو پر سر تسلیم خم کر دے گا۔ اس نے عاصم سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر نائلہ کو عاصم کی کھوکھلی محبت کا علم ہوتا تو وہ اس انداز میں کبھی بات نہ کرتی۔ میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں اور نہ ہی اس وقت میں تمہارے پاس عقل سیکھنے آئی ہوں، نائلہ نے ترش لہجے میں کہا۔ تم کل سے شیخ موٹرز کا رخ نہیں کرو گے اور نہ ہی ان دونوں سے کوئی تعلق واسطہ رکھو گے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، بس میں نے کہہ دیا ہے نا۔ سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں ان لوگوں پر لعنت بھیج رہی ہوں، تم بھی ان سے الگ ہو جاؤ۔ ہم دونوں مل کر اپنی زندگی خود اپنی محنت سے بنائیں گے، ہمیں کسی کی خیرات پر پلنے کی ضرورت نہیں ہے، عاصم نے کہا۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سوچ لو، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو۔ مجھے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ عاصم رفتہ رفتہ اسے اسی طرف لا رہا تھا جہاں پہنچ کر اسے پیچھا چھڑانا آسان ہو جاتا۔ وہ اس کی عادت سے بخوبی واقف تھا، جب وہ کوئی اٹل فیصلہ کر لیتی تھی تو پھر کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ وہ بہت سنبھل سنبھل کر اپنے موہرے چل رہا تھا، بساط چل رہی تھی کہ نائلہ کی شماعت کا وقت آن پہنچا ہے۔ عاصم نے کہا، تمہیں تو کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں تمہیں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے۔ جانے یہ عاصم کے الفاظ کا اثر تھا یا اس کے لہجے کا کہ نائلہ چٹک کر بولی، میں تھوکتی ہوں تمہاری ہمدردی پر، مجھے تو غرور تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تم میری بات کو غلط معنی پہنا رہی ہو، میرے خلوص کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، سب کو مجھ سے ہمدردی ہے، وہ دونوں مجھ پر رحم کھا کر مجھے گھر میں رکھنے کو تیار ہیں، تمہیں بھی مجھ پر ترس آ رہا ہے، کاش میں نے تمہیں دل میں جگہ نہ دی ہوتی۔ ایک لمحے کو رک کر وہ ڈرامائی انداز میں بولی، عاصم تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں اگر تمہیں دل میں بٹھا سکتی ہوں تو وہاں سے تمہیں نکالتے ہوئے بھی مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ضد کی کتنی پکی ہوں، مجھے کبھی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ عاصم کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر اس نے اندرونی جذبات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا، ورنہ بنا بنایا کھیل پل بھر میں بگڑ جاتا۔ ویسے اب اسے کسی بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے حصے کا کام ختم کر چکا تھا، تاہم وہ آخری مرحلے تک کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں میری محبت کا یقین نہیں ہے کیا؟ وہ شکایت آمیز نیم سوالیہ لہجے میں بولا۔ جو آزمائش پر پوری نہ اترے وہ محبت ہی کیا ہے؟ تم نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں نے سچی بات کی ہے اور سنا ہے کہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ عاصم نے شاکی نظروں سے نائلہ کی جانب دیکھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ نائلہ نے طنز کا ایک اور تیر برساتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا اب مجھ سے نظر ملانے کی تاب بھی نہیں ہے؟ وہ چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، نائلہ مجھے تم سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ محبت کی عمارت اعتماد کے ستونوں پر استوار ہوتی ہے۔ اعتماد انسان کے عمل سے پیدا ہوتا ہے
और अमल का दारोमदार नियत पर होता है। तुमने मेरी नियत पर शक करके मेरी मोहब्बत की फलकबोस इमारत को आज ज़मीनबोस कर दिया है। अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुक सकता। आई एम वेरी सॉरी एंड आई एम वेरी डिप्रेस्ड। उसूली तौर पर तो इस मौके पर नाइला को समझबूझ से काम लेते हुए मसलहत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर हुआ इसके बरक्स। वो जज्बात से मखलूब होकर आक़िबत नाअंदेशी का मुजाहरा कर बैठी। गोया आसिम जो चाहता था नाइला ने वैसे ही रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वो अपनी जगह पर बैठे बैठे बोली, जाते हो तो जाओ, मगर इतनी बात सुनते जाओ कि मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन देती हूँ। मैं कल सुबह 11 पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो कल दफ्तर जाने के बजाय मेरे पास चले आना। हम इन लोगों पर लानत भेजकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ नए सिरे से करेंगे। एक लम्हे का तवक्कुफ करके वो आसिम की आंखों में झांकते हुए सरसराती आवाज़ में बोली, और अगर तुम ना पहुँचे तो मैं समझ लूँगी कि तुम्हारी मोहब्बत एक ढोंग था, एक धोखा था। इसके बाद तुम मुझे कभी अपनी शक्ल न दिखाना। अपनी बात ख़त्म करके नाइला ने गर्दन झुका दी। आसिम तेज तेज कदम उठाता हुआ रेस्तरां से बाहर निकल गया। उसका तीर निशाने पर बैठ चुका था। इस रोज़ के बाद से इनका सामना नहीं हुआ। नाइला शिकस्ता दिल के साथ अपने मामू के यहाँ गुलशन इकबाल में उठाई थी। फजीला और सुल्ताना ने एक दो बार उसे वापस बुलाने की भी कोशिश की, मगर उसने उनकी एक न मानी, बल्कि एक मर्तबा तो इन्हें बुरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने उधर का रुख न किया। आसिम ने अपनी ज़िंदगी बेगम मकबूल की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। वो सुल्ताना की आंख का तारा बना हुआ था। कारोबार शब रोज़ तरक्की की मंजिलें तेज़ रफ्तारी से तय कर रहा था। आसिम अपनी मंजिल से 2 गाम दूर था कि बेगम मकबूल का इंतकाल हो गया। इस सानिया ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। इस कठिन मरहले पर फजीला आसिम के कंधों का सहारा लेने पर मजबूर हो गई। 1 साल के अंदर अंदर वो शादी के बंधन में बन चुके थे। अब शेख मकबूल की तमाम दौलत व जायदाद और कारोबार की बिला शिरकत गैर मालिक व मुख्तार सिर्फ और सिर्फ फजीला थी, जो अपने तमाम जुमला हुकूक बनाम आसिम दुर्रानी तफवीज़ कर चुकी थी। ये आसिम का ख्याल था, जो कुछ ही अरसे बाद ख्याल खाम साबित हुआ। शादी के 2 माह बाद ही आसिम को अंदाज़ा हो गया कि इसे कोई सवासेर मिल गया है। वो फजीला को तरने वाला समझा था, मगर वो इसके हलक की हड्डी साबित हो रही थी, जिसे ना निगलते चैन था और ना उगलते करार। फजीला के नज़दीक आसिम की हैसियत एक इंतहाई वफादार काबिल एहतराम मुलाजिम से ज़्यादा नहीं थी। वो फजीला के साथ इसके शौहर की हैसियत से एक शानदार बंगले में रह तो रहा था, मगर उसने माली तसर्रुफ के जो ख्वाब बरसों से अपनी आंखों में सजाए हुए थे, वो अब चकनाचूर हो चुके थे। मालियाती अमूर सब फजीला के हाथों में था और वो इसे महज खर्चे पानी के लिए एक माकूल रकम देती थी, जो आसिम की नज़र में भीख से ज़्यादा कुछ नहीं थी। फिर एक रोज़ फजीला अपने बेडरूम में मुर्दा पाई गई। ये थे वो हालात और वाक़ियात जिनके पेश नज़र रमज़ानी साहब ने मुझसे मुलाकात की थी। वो मरहूम शेख मकबूल अहमद के बहुत करीबी दोस्त थे। इस हवाले से मकतूला फजीला को वो अपनी बेटी ही समझते थे। वो चाहते थे कि मैं फजीला के कातिल को करारे वाकई सज़ा दिलवाऊँ। रमज़ानी साहब को यकीन कामिल था कि फजीला को उसके शौहर आसिम ही ने मौत के घाट उतारा था। उन्होंने अपने वसूक के सिलसिले में जो दलाइल दिए थे, इनसे मैं कायल हो गया था। इसके अलावा भी उन्होंने मुझे बहुत कारामद मालूमात मुहैया की थीं, जिनकी बिना पर मैंने ये केस लेने पर हामी भर ली थी। इन हैरत अंगेज़ मालूमात का जिक्र अदालत की कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर किया जाएगा। मैंने वकालतनामा निकाल कर रमज़ानी साहब के सामने रख दिया। इसे ज़रा पुर कर दें और नीचे दस्तखत भी कर दें। उन्होंने वकालतनामा और कलम मेरे हाथ से ले लिया और मुख्तलिफ कालमों का इंदराज करने लगे। फ़ीस के बारे में उन्होंने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया था। वकालतनामे पर दस्तखत करने के बाद उन्होंने एक फूला हुआ लिफाफा जेब में से निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया था। यह आपकी खिदमत में एक हकीर सा नजराना है, उन्होंने कहा। ये सिर्फ आपके लिए है। इसके अलावा अदालती अखराजात और दीगर कानूनी मामलात के सिलसिले में भी जो रकम खर्च होगी वो मैं अदा करूँगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर इनके ज़िम्मे 2-3 निहायत अहम काम लगा दिए। आप 2-3 रोज़ में मुझसे दफ्तर में आकर मिलें, मैंने उठते हुए कहा। जब तक मैं केस की इब्तिदाई तैयारी कर लेता हूँ।
इस वक्त तक मैंने आपको जो काम सौंपे हैं वो ज़रूर होना चाहिए। अब फिक्र ही न करें बेग साहब, रमज़ानी साहब ने कहा। इसके बाद मैं रमज़ानी साहब से रुखसत की इजाज़त लेकर वहाँ से चला आया। मैंने रमज़ानी साहब से जो मालूमात हासिल करने को कहा था, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते तो केस पर हमारी गिरफ्त खासी मजबूत हो सकती थी। मैं अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही मुकदमा दायर करना चाहता था। इस सिलसिले में थोड़ी बहुत भाग दौड़ मुझे भी करना थी। सबसे पहले तो मैं मुतालिका थाने जाकर मुबैना कत्ल के बारे में अब तक होने वाली तफ्तीश के बारे में वाकफियत हासिल करना चाहता था। दूसरे रोज़ अदालती मसरूफियत से फारिग होने के बाद मैं अपने ऑफिस आया। फिर वापसी में घर जाते हुए मैं थाने पहुंच गया। मुतालिका थाने का इंचार्ज मेरा जानने वाला था। इससे मुझे जो मालूमात हासिल हुई वो खासी मायूस कुन थी। पुलिस के मुताबिक फजीला का कत्ल डकैती की एक वारदात के दौरान में हुआ था। दिन दहाड़े कुछ मुसल्लह डाकू बंगले में घुस आए थे। बंगले की मालिका फजीला की मज़ाहमत पर उन्होंने उसे गोली मार दी और नकदी जेवरात लेकर चलते बने। इन दिनों शहर में इस किस्म की वारदातें कुछ ज़्यादा ही हो रही थीं, इसलिए पुलिस ने भी जहन और जिस्म को थकाने की जहमत गवारा न की और मकतूला के शौहर के ईमा पर नामालूम डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके इनकी तलाश शुरू कर दी। मैंने थाना इंचार्ज से पूछा, और आपकी तलाश हिनोस जारी है? वो मेरे लहजे के तंज को समझ गया और बोला, बेग साहब, आप तो जानते हैं कि हमारे पास कोई एक मसला तो होता नहीं कि थाने की सारी नफरी इस मसले को हल करने के लिए लगा दें। और फिर जब मुद्दई ही सुस्त हो तो पुलिस क्या कर सकती है? क्या मतलब है आपका? थाना इंचार्ज ने बताया, वो जी मकतूला का शौहर तो एक मरतबा भी ये पूछने नहीं आया कि उसकी बीवी के कातिल गिरफ्तार हुए या नहीं। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया था। गोया वो रमज़ानी साहब के मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहा था। मैंने पूछा, सुना है कि डाकू जाते जाते भारी मालियत के तलाई जेवरात और कुछ नकदी भी ले गए हैं? आपने ठीक सुना है। आपको वारदात की इत्तला किसने दी थी? मकतूला के शौहर आसिम दुर्रानी ने। वो रवानी में कह गया और फिर ज़रा संभल कर बोला, सब हमसे ही पूछते जाएंगे या अपनी आमद का मकसद भी बताएंगे जनाब। आप खासे समझदार हैं। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप मेरी आमद का मकसद यकीनन भांप गए होंगे। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ने का इरादा रखते हैं। भाई, जब आप मुर्दों को यूं ही शराफत से गाड़ देंगे तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। वो मायना खेज अंदाज में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा कि मकतूला का पोस्टमार्टम तो हुआ होगा? यकीनन हुआ था। इसकी रिपोर्ट क्या बताती है? वो बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत सादा है। मकतूला की मौत दोपहर 2-3 बजे के दरमियान वाक़ हुई है। इसके सीने से आशारिया 2.5 के पिस्टल की 2 गोलियां बरामद हुई थीं। एक गोली दिल में पेवस्त हो गई थी, जबकि दूसरी गोली ने बाएं फेफड़े को मजरूह कर दिया था। आमतौर पर पुलिस वालों से कोई बात उगलवाना, और वो भी किसी वकील का, जुए शील लाने के मुतरादिफ होता है। पुलिस वाले वकीलों को अपना दुश्मन समझते हैं, मगर यहाँ मामला बहुत मुख्तलिफ था। मुतालिका थाना इंचार्ज मेरा देरीना शनासा था और हमारे दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी पाई जाती थी। कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहता हूँ, मैंने आम से लहजे में कहा। कोई इशारा तो दें। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। आई सी, उसने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, मगर सोच समझ कर इस केस में हाथ डालिएगा। मुझे कामयाबी के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। मैं इससे हाथ मिलाने के बाद थाने से निकल आया। 4 रोज़ के बाद रमज़ानी साहब ने मेरी मतलूबा मालूमात मुझे फराहम कर दी। और कुछ? अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पूछा। फ़िलहाल यही काफ़ी है, मैंने कहा। अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो आपको ज़रूर सहमत दूंगा। आप कब तक मुकदमा दायर कर देंगे? मैंने हिसाब लगाने के बाद कहा, 1-2 रोज़ में, मगर आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज़िम को किसी भी तरह इस मामले की भनक नहीं पड़ना चाहिए, वरना वो मोहतात हो जाएगा। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी हिदायत पर सख्ती से अमल करूँगा, रमज़ानी ने कहा, और फिर शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गए। मैंने पूरी तैयारी के बाद मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने मुलजिम आसिम दुर्रानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और मुतालिका थाने को हिदायत की कि वो जल्द से जल्द मुलजिम को अदालत में पेश करे। तीसरे रोज़ मुलजिम आसिम दुर्रानी आहनी जेवर पहने अदालत के कमरे में मौजूद था। तफ्तीशी अफसर
एक ASI था। उसने मुलजिम को जज के रूबरू पेश करके 7 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया। मेरे लिए ये 7 रोज़ बड़ी अहमियत के हामिल थे। आसिम कानून की गिरफ्त में आ चुका था। उसकी तरफ से मैं बेफिक्र हो गया था। इस दौरान में मैंने दूसरे अहम काम बखूबी निपटा लिए। पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद अदालत में चालान पेश कर दिया। पुलिस ने चाय वारदात पर जो रिपोर्ट तैयार की थी, इसी में कुछ रद्दो बदल करके चालान पेश किया था। पुलिस के बयान के मुताबिक ना तो आला कत्ल बरामद हुआ था और ना ही मुलजिम ने इस कत्ल का इकरार किया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में वही मौक़िफ़ इख्तियार किया था और फजीला के मुबैना कत्ल को डाकुओं की कार फरमाई करार दिया था। इस रिपोर्ट में यकीन दहानी कराई गई थी कि मज़कूरा नामालूम डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बाकायदगी से छापे मार रही है। मुकदमे की इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी और बाकायदा समाअत के लिए तारीख दे दी। आइंदा पेशी पर मुलजिम आसिम दुरानी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एक बात की वजाहत करता चलूँ, आमतौर पर फौजदारी मुकदमात में इस्तग़ासा की तरफ से मुकदमे की पैरवी सरकारी वकील करता है, मगर ये कोई फार्मूला नहीं है। मुद्दई चाहे तो अपनी मर्जी से मुकदमे की पैरवी के लिए प्राइवेट वकील की खिदमत भी हासिल कर सकता है। इसलिए अमूमन प्राइवेट वकील सरकार का तासुर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अमूमन प्राइवेट वकील ही को तरजीह दी जाती है। अलबत्ता जो लोग प्राइवेट वकीलों की भारी फीसें अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते, वो सरकारी वकील पर ही तकिया करने के लिए मजबूर होते हैं। इस केस में मैं वकील इस्तग़ासा था। आसिम ने अपने लिए वकील सफाई का इंतज़ाम कर लिया था। जज की हिदायत पर मुलजिम आसिम दुरानी मुलजिमों के कटहरे में आकर खड़ा हुआ। उसने सच बोलने का हलफ उठाया, फिर फर्द जुर्म की तरदीद करते हुए बयान दिया। वक़ुआ के रोज़ हस्ब मामूल अपने एक दोस्त के साथ लंच के लिए मुझे दफ्तर से बाहर जाना पड़ा। मैं लंच से वापस आया तो मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि किसी खातून ने फ़ोन करके इतला दी थी कि मेरे घर में मुसल्लह डाकू घुस आए हैं और फायरिंग की आवाज़ आ रही है। ये इतला मिलते ही मैं फ़ौरन घर रवाना हो गया, मगर मुझे वहाँ पहुँचने में खासी ताख़ीर हो चुकी थी। डाकू इससे पहले ही अपना काम करके जा चुके थे। बेडरूम में फजीला की लाश पड़ी थी और ज़ेवरात और नकदी वगैरह सब गायब था। इसके बाद मैंने फ़ौरन पुलिस को इतला कर दी। वो अपना बयान ख़त्म कर चुका तो वकील सफाई ने इसके पास जाकर 1-2 रस्मी सवालात किए। आसिम साहब, क्या आप बता सकते हैं कि फ़ोन पर आपको डकैती की इतला देने वाली खातून कौन थी? वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, फ़ोन मेरी सेक्रेटरी कमल ने सुना था। मैं इस वक्त लंच पर था, दफ्तर से बाहर। आपने अपने बयान में बताया है कि इतला देने वाली औरत ने कहा था कि इसने डाकुओं को आपके घर में घुसते हुए देखा है और गोलियां चलने की आवाज़ भी सुनी है। वकील सफाई ने पूछा, इसका मतलब है कि फ़ोन करने वाली औरत आपके घर के करीब ही रहती है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। आपने अपने अड़ोस पड़ोस से मालूम किया था? जी हाँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मैंने भी सबसे पूछा था और पुलिस वालों ने भी खासी पूछगछ की थी, मगर सब ने इस फ़ोन से लाइल्मी का इजहार किया था। आसिम साहब, वकील ने सवाल किया, आपने अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि जब आप वक़ुआ के रोज़ लंच से वापस आए तो आपको इस वारदात की इतला मिली। आपको कुछ अंदाज़ा है कि आपकी वापसी कितने बजे हुई थी? वो जल्दी से बोला कि मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त 3:30 का वक्त हुआ था। वकील सफाई ने तंज़िया अंदाज में मेरी जानिब देखा, फिर अगला सवाल किया, आसिम साहब, आपकी रिहाइश किस इलाके में है? नॉर्थ नाज़िबाबाद में। और आपका दफ्तर? आसिम ने जवाब दिया, खालिद बिन वलीद रोड पर। अमूमन आपको दफ्तर से घर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन निस्फ घंटा, वकील सफाई ने कहा। यानी कि वक़ुआ के रोज़ जब आप घर पहुंचे तो तकरीबन 4 बज रहे होंगे? जी हाँ, आप कह सकते हैं। आसिम ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं इतला मिलते ही दफ्तर से रवाना हो गया था। हेयर इज़ पॉइंट योर ऑनर, वकील सफाई जज की जानिब मुड़ते हुए बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि मकतूला फजीला की मौत 2 और 3 बजे के दरमियान में वाक़ हुई है। यही वो वक्त है जब मेरा मुवक्किल अपने एक मोअज़्ज़िज़ दोस्त के साथ लंच में मसरूफ़ था। फिर जब वो घर पहुंचा तो इसकी बीवी को मौत से हमकिनार हुए कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे गुजर चुके थे।
इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ये कत्ल इसने नहीं किया, वो बेगुनाह है। इसे किसी गहरी साजिश के तहत फांसने की कोशिश की गई है। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा है कि मेरे मुवक्किल की दरख्वास्त ज़मानत कबूल की जाए। मैंने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए कहा, जनाब आली, अभी तो इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, नए नए इंकशाफात सामने आएंगे। अभी तो इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात भी नहीं हुए, फिर मुल्ज़िम की जाए वक़ुआ से गैर हाज़िरी भी साबित नहीं हुई। इस दौरान में अगर वो किसी दोस्त के साथ लंच में मसरूफ़ था तो ये बात अदालत में साबित करना पड़ेगी। अदालत हर बात का सबूत मांगती है योर ऑनर। सरे दस्त मुल्ज़िम की ज़मानत कबूल करना इंसाफ के उसूलों के मनाफी होगा। वकील सफ़ाई ने कहा कि अगर अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि मुल्ज़िम बेगुनाह नहीं है तो ये भी साबित नहीं हुआ कि मुल्ज़िम गुनहगार है। वजह फरमाया मेरे दोस्त। मैंने वकील सफ़ाई की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का फैसला करना तो मुअज़्ज़ज़ अदालत का काम है। हम दोनों तो अपने मौक़िफ़ की हिमायत में दलाइल ही दे सकते हैं। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, वकील साहब, आप आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा के गवाहों को भुगता लें। जनाब आली, मैंने इस्तग़ासा के 2 गवाहों का जिक्र किया है, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही से काम चल जाएगा। आइंदा पेशी पर मैं फ़िलहाल अपने मुवक्किल और इस्तग़ासा के सबसे अहम व मोतबर गवाह डॉक्टर रमज़ानी को पेश करना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे को भी ज़हमत दूंगा। जैसे आपकी मर्ज़ी, जज ने सरसरी लहजे में कहा और अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। मुल्ज़िम आसिम दुरानी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा तारीख 15 रोज़ बाद की थी। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों के कटहरे में मेरा मुवक्किल डॉक्टर रमज़ानी खड़ा था। डॉक्टर रमज़ानी ने खलफ उठाने के बाद एक लंबा चौड़ा बयान दिया, जिसमें से ज़्यादातर बातें वही थीं जो इस कहानी के इब्तिदा में मैं बता चुका हूँ। मकतूला फजीला और मुल्ज़िम आसिम दुरानी का तफसीली पस मंज़र बयान करने के बाद डॉक्टर रमज़ानी ने मुल्ज़िम की किरदार निगारी करते हुए बताया, योर ऑनर, मुल्ज़िम एक इंतहाई मक्कार, अय्यार और चालाक शख्स है। वो एक लालची मगर मुतहम्मिल मिजाज मंसूबा साज है। इसने मेरे दोस्त के माल और जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसकी बड़ी बेटी नायला पर जाल डाला, लेकिन जब यह हकीकत खुली कि शेख मकबूल अहमद ने नायला को हक के विरासत से महरूम कर दिया है और अपनी ज़िंदगी ही में अपनी सब कुछ अपनी बीवी और छोटी बेटी के नाम कर चुका है, तो मुल्ज़िम ने नायला की जानिब से आंखें फेर लीं। नायला पहले ही अपने बाप, सौतेली माँ और बहन की वजह से लातादाद बदगुमानियों का शिकार थी। मुल्ज़िम की तोता चश्मी ने उसे इस कदर दिल बर्दाश्त कर दिया कि वो घर ही छोड़कर चली गई। किस्सा मुख्तसर, मुल्ज़िम फजीला को शिकार करने में कामयाब हो गया। माँ की वफ़ात के बाद फजीला इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। इसे अपने करीब हमदर्द और पुरखुलूस शाना नजर आया तो वो मुल्ज़िम का सहारा लेने पर मजबूर हो गई। शादी के बाद जब मुल्ज़िम की लालची फितरत खुलकर सामने आई और उसके तौर तरीक़ों से साफ नज़र आने लगा कि वो दौलत का भूखा है और इसी मकसद के लिए उसने मकतूला फजीला से शादी की है, तो फजीला मोहतात हो गई। इस सिलसिले में उसने 1-2 बार मुझसे फ़ोन पर बात भी की थी और मैंने इसे मुनासिब मशवरा भी दे दिया था। वक़ुआ से एक रात पहले मियाँ बीवी के दरमियान शदीद किस्म का झगड़ा हुआ था। मुल्ज़िम मकतूला से कोई भारी रकम मांग रहा था, मगर मकतूला इसके लिए तैयार नहीं थी। देश के आलम में मुल्ज़िम ने मकतूला को धमकी भी दी थी। इसके अगले रोज़ ही मकतूला अपने बेडरूम में मुर्दा पाई गई। रमज़ानी साहब का बयान ख़त्म हुआ तो वकील सफ़ाई जिरा के लिए उसके कटहरे के करीब आकर रमज़ानी साहब, उसने जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, आप इस केस के मुद्दई हैं और इस्तग़ासा के एक अहम गवाह भी। आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि आपका मकतूला से क्या रिश्ता था? वो मेरे दोस्त की बेटी थी और मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा अजीज़ थी। वकील सफ़ाई ने एतराज़ उठाया, रमज़ानी साहब, मकतूला को इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं। आपको बहुत देर से मुकदमेबाजी का ख्याल आया। इस ताख़ीर की कोई ख़ास वजह जिसे आप ताख़ीर समझ रहे हैं? मैं इसे दानिशमंदी कहूँगा। मैं समझा नहीं। जज ने डॉक्टर रमज़ानी को
मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप अपनी बात की वजाहत करें। योर ऑनर, डॉक्टर रमजानी ने जज की जानिब देखते हुए कहा, मैं इस माशरे का एक अमन पसंद और उसूल परस्त फर्द हूँ। फिर जिस माशरे से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ हर काम कायदे करीने से किया जाता है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, जनाब अली, वक़ुआ के दूसरे रोज़ ही मुझे सानहे का पता चल गया था। मैं मुतालिका थाने जाकर पुलिस अफसर से भी मिला था। उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि वो बहुत जल्द फजीला के कातिल को ढूंढ निकालेंगे। बहुत खूब, वकील सफाई ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। डॉक्टर साहब आप भी कमाल करते हैं। डॉक्टर रमजानी ने उलझनामेज़ नज़रों से उसकी जानिब देखा। वकील सफाई ने कहा, अभी आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने बयान देते हुए मेरे मुवक्किल को मूरिद इल्ज़ाम ठहराया है और इस बात पर जोर दिया है कि मेरा मुवक्किल ही अपनी बीवी का कातिल है। क्या ये बात पुलिस वालों को नहीं बता सकते थे, जो नामालूम डाकुओं की तलाश में शहर की खाक छानते फिर रहे थे? मैंने पुलिस को इस हकीकत से आगाह कर दिया था, डॉक्टर रमजानी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। फिर पुलिस ने मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरा काम कातिल की निशानदही करना था। मैं पुलिस को इसकी गिरफ्तारी पर मजबूर तो नहीं कर सकता था। वकील सफाई ने तंज़ीह अंदाज में कहा, इसके बाद आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए, है ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने अपनी जगह से उठकर एहतिजाजी लहजे में कहा। मेरे फाजिल दोस्त को अपने लहजे पर कंट्रोल करना चाहिए। वो किसी मुजरिम पर नहीं बल्कि माशरे के इंतहाई मोहतरम पेशे से वाबस्ता एक मोअज़्ज़िज़ शख्स पर जिरह कर रहे हैं। जज ने मेरे एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए वकील सफाई को हिदायत की कि वो इखलाक व शाइस्तगी का दामन थाम कर रखे। आई एम रियली वेरी सॉरी योर ऑनर, वकील सफाई ने सर झुकाकर मुअद्दिब अंदाज में कहा। फिर रूए सुखन डॉक्टर रमजानी की जानिब मोड़ते हुए सवाल किया, डॉक्टर साहब, जब आपने देखा था कि पुलिस आपकी बात पर कान नहीं धर रही और आपके अजीज अज़जान दोस्त की चहीती बेटी का कातिल आज़ादाना दंदनाता फिर रहा है, तो आपको फौरी तौर पर अदालत से रिजू करना चाहिए था, मगर आपने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर रमजानी ने उल्टा सवाल कर दिया। ये मेरी कोशिश का ही नतीजा है कि फजीला का कातिल इस वक्त हथकड़ी पहने मुलजिमों के कटहरे में नजर आ रहा है। मेरा मतलब ताख़ीर से था। आपको अदालत से रिजू करने का बहुत देर से ख्याल नहीं आया? डॉक्टर रमजानी ने बरहमी से वकील की जानिब देखा और फिर पूछा, अगर ताख़ीर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए तो इस जुर्म पर कौन सी दफ़ा आयद होती है? इस जवाब ने वकील मुखालिफ को बौखला दिया। मैंने फ़ौरन एतराज़ कर दिया, योर ऑनर, वकील सफाई खामखा बात को तूल दे रहे हैं और गैर ज़रूरी सवालात करके अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जज ने वकील की जानिब देखते हुए पूछा, आप गवाह से और कुछ पूछना चाहते हैं? यस योर ऑनर, वकील सफाई ने कहा और फिर डॉक्टर रमजानी से सवाल किया, डॉक्टर साहब, क्या आपने मेरे मुवक्किल को अपनी बीवी को कत्ल करते हुए देखा था? डॉक्टर के बजाय मैंने कहा, मेरे फाजिल दोस्त, विटनेस और आई विटनेस में कुछ तो फ़र्क होता है। मेरा ख्याल है आपने केस को अच्छी तरह स्टडी नहीं किया। डॉक्टर साहब इस केस में गवाह की हैसियत से बयान दे रहे हैं, ऐनी शाहिद की हैसियत से नहीं। डॉक्टर साहब, वकील सफाई ने डॉक्टर रमजानी की जानिब मुड़ते हुए कहा, आपने अपने बयान में बताया है कि वक़ुआ से एक रोज़ कबल मकतूला का अपने शौहर यानी मेरे मुवक्किल मुल्ज़िम आसिम दुर्रानी से शदीद किस्म का झगड़ा हुआ था। बकौले आपके झगड़ा किसी रकम के मुतालबे पर हुआ था और मेरे मुवक्किल ने मकतूला को कत्ल की धमकी भी दी थी। जी हाँ, मैंने यही बयान दिया है। आप मरहूम शेख मकबूल के अजीज़ तरीन दोस्त होने के दावेदार हैं। दरी चेशक, वकील सफाई ने कहा, ऐसी सूरत में आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप दोनों मियाँ बीवी में मुसालहत के लिए कोई राह निकालते। ऐसी सूरत में जबकि आपके बयान के मुताबिक मेरा मुवक्किल मकतूला को कत्ल की धमकी भी दे चुका था, इस सिलसिले में आपने कोई कोशिश की थी? मैंने फजीला से वादा किया था कि मुनासिब वक्त आने पर उसके शौहर को समझाऊंगा। फिर आपने अपना वादा पूरा किया, इसकी नौबत ही नहीं आई। डॉक्टर रमजानी ने जवाब दिया, दूसरे रोज़ वो कत्ल कर दी गई। वकील सफाई ने तंज़ीह अंदाज में कहा, और आपका ख्याल है कि इसे मेरे मुवक्किल आसिम दुर्रानी ने कत्ल किया है? ख्याल नहीं बल्कि मुझे यकीन है। इस यकीन को आप अदालत में साबित कर सकते हैं। ये काम मेरे वकील का है, डॉक्टर रमजानी ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। इनकी मौजूदगी में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनाब अली,
मुझे और कुछ नहीं पूछना, वकील सफाई ने कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इसके बाद मुलजिम आसिम तुरानी कटहरे में आकर खड़ा हुआ और मैंने अपनी जिरह का आगाज़ किया। मेरे और वकील मुखालिफ के दरमियान ये बात पहले ही तय हो गई थी कि आज की समाअत के लिए जितना भी वक्त मिलेगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। वो इस्तगासा के गवाह डॉक्टर रमज़ानी पर जिरह करेगा और मैं मुलजिम को अपने सवालों में तोलूँगा। वकील सफाई अपना वक्त इस्तेमाल कर चुका था, अब मेरी बारी थी। आसिम दुरानी साहब, मैंने कटहरे की रेलिंग को थामते हुए मुलजिम की आंखों में झांका। अगर मैं आपको वसीम दुरानी कहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? जी, उसने गड़बड़ाकर मुझे देखा। मेरा नाम तो आसिम दुरानी है। मैंने कब कहा कि आप आसिम दुरानी नहीं हैं? मैं बदस्तूर उसकी आंखों में देख रहा था। आप परेशान क्यों हो गए? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो कदरे संभल कर बोला। मैंने पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आसिम दुरानी हूँ, आप मुझे वसीम दुरानी कहकर क्यों मुखातिब करना चाहते हैं? नाराज़ क्यों होते हैं जनाब? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, आप आसिम दुरानी ही हैं, ज़ाहिर है कि वसीम दुरानी कैसे हो सकते हैं? वकील सफाई मेरे जिरह के अंदाज से खासा बरहम नज़र आ रहा था। फिर आसिम भी मेरे सवाल को सुनकर खौफज़दा हो गया था। अगरचे उसने खुद को खासी हद तक संभाल लिया था, मगर जज एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर उभर आने वाले तफक्कुर को पहचान चुका था। मैंने जिरह जारी रखते हुए पूछा, आसिम दुरानी साहब, आपकी रिहाइश किस इलाके में है? सेंट्रल जेल में, वो जले कुटे लहजे में बोला। मैंने उसके लहजे की परवाह किए बगैर सवाल किया, मेरा मतलब है कि इस मेहमान नवाजी से पहले आपका क़याम कहाँ था? वो नागवारी से बोला, नॉर्थ में। नॉर्थ कराची या नॉर्थ नाज़िमाबाद में? नॉर्थ नाज़िमाबाद में। इससे पहले? जनाब आली, मुझे सख्त एतराज़ है, वकील सफाई ने फ़ौरन उठकर कहा। वकील इस्तगासा, इन बचकाना सवालात से आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, योर ऑनर, मैं जो कुछ साबित करना चाहता हूँ इसका ज़िक्र अर्ज़ी दावा में तफसीलन दर्ज है। फिर भी मैं अपने फाजिल दोस्त की मालूमात के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि मैं मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए ये सारी तगोदो कर रहा हूँ। अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत को मेरी इस कोशिश पर कोई एतराज़ हो तो? वकील सफाई ने कदर कलामी करते हुए कहा, मगर बार बार पूछना कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने बार बार ये सवाल नहीं दोहराया। मैंने जवाबन उसकी बात काटते हुए कहा, लगता है कि आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। ऑर्डर प्लीज़, जज ने हमारी तकरार में मुदाखलत करते हुए कहा, बाहमी बहस में वक्त ज़ाया न किया जाए। फिर मुझे हिदायत की, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मैंने सर झुकाकर फिर मुलजिम से सवाल किया, आसिम साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके सवाल का मौजूदा केस से क्या ताल्लुक़ है? जज ने इसे सर्जिश की। आप खामखा बहस ना करें और वकील साहब जो पूछ रहे हैं वो बताएं। वो मुझे घूरते हुए बोला, नॉर्थ नाज़िमाबाद से पहले मैं गरीबाबाद में रहता था। मैंने अगला सवाल किया, गरीबाबाद में एक लड़की फौजिया भी तो हुआ करती थी। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं किसी फौजिया नामी लड़की से वाकिफ़ नहीं हूँ। दुरुस्त फरमाया आपने, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। वो फौजिया वसीम दुरानी की कज़न थी, बल्कि मंगलकर कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आप भला इस फौजिया से कैसे वाकिफ़ हो सकते हैं? आप तो आसिम दुरानी हैं, है ना? वो खासा नर्वस दिखाई दे रहा था। जज भी अब मेरी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। ये सब रमज़ानी साहब की फराहम करदा मालूमात का करिश्मा था, जिससे मैं खातिर ख्वाह फ़ायदा उठा रहा था। मुलजिम का असल नाम वाकई वसीम था और फौजिया नामी लड़की से उसकी मंगनी हो चुकी थी, मगर किसी दौलतमंद घराने में शादी के ख्वाब ने इसे बचपन की इस मंगनी को तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बाद अज़ां उसने अपना नाम वसीम दुरानी से आसिम दुरानी कर लिया था। ताहम इन वाक़ियात का मौजूदा मुकदमे से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं था। मैंने महज इसे उलझाने के लिए ये किस्सा पारीना छेड़ा था। इस तरह वो नफ्सियाती दबाव में आ जाता और सारी चौकड़ी भूलकर मेरे सवालात का फर जवाब देने लगता। मैं अपने मकसद में खासी हद तक कामयाब रहा था। वो कटहरे में खड़ा बार बार पहलू बदल रहा था। मैंने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया, आसिम साहब, वक़ुआ के रोज़ आप अपने किसी दोस्त के साथ लंच करने ऑफिस से बाहर गए थे। आप मुझसे अदालत को बताना पसंद करेंगे कि आपने मज़कूरा लंच किस होटल में किया था? शीज़ान में। अपने दोस्त का नाम बताइए। उसने गैर इख्तियारी तौर पर अपने वकील की जानिब देखा।
اس کے انداز سے بےقراری عیاں تھی۔ میں نے فوراً کہا، لنچ کرنے آپ گئے تھے عاصم صاحب، اپنے وکیل کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے جواب دیا، اس روز میرے ساتھ کامران مرزا لنچ پر گئے تھے۔ عاصم درانی صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ واردات کی اطلاع کسی خاتون نے فون پر دی تھی۔ وہ فون کال آپ کی سیکرٹری نے سنی تھی کیونکہ آپ تو آفس میں تھے ہی نہیں۔ اطلاع فراہم کرنے والی اس گمنام خاتون نے کن الفاظ میں اطلاع دی تھی؟ یہ بات میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کی سیکرٹری تو بتا سکتی ہے۔ وہ بیچاری بھی کیا بتائے گی؟ وہ اطلاع ہی ایسی تھی کہ اس نے الفاظ پر غور نہیں کیا ہوگا۔ پھر اب تو اس واقعے کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے کہا، میرا یہ تجربہ ہے کہ سیکرٹری کی یادداشت عموماً بہت اچھی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسے اب بھی وہ الفاظ منوعاً یاد ہوں۔ اس سلسلے میں میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں دیکھ چکا تھا کہ جج بار بار دیوار گیر کلاک کی جانب نگاہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، اب تک کی جرح سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم عاصم درانی کے بیان کی تصدیق صرف 2 افراد یعنی کہ کامران مرزا اور اس کی سیکرٹری کمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ مذکورہ دونوں افراد کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بلایا جائے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ صفائی کے گواہوں میں ان کے نام نظر نہیں آ رہے۔ جج نے وکیل مخالف سے پوچھا، آپ آئندہ پیشی پر کامران مرزا اور کمل کو گواہی کے لیے کورٹ میں لا سکتے ہیں یا ان کے نام سمن جاری کیے جائیں؟ وکیل صفائی نے تھوڑی دیر عاصم درانی سے کچھ خسر پسر کی، پھر جج کو یقین دہانی کرائی کہ اگلی پیشی پر وہ دونوں گواہوں کو پیش کر دے گا۔ کورٹ از ایڈجورنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 1 ہفتے بعد کی تھی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو رمضانی صاحب نے کہا، بیگ صاحب، کیا خیال ہے؟ عدالتی کارروائی کچھ سست نہیں ہو رہی؟ آپ کو پہلے کبھی عدالت میں آنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، جبھی آپ اس انداز میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں؟ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری جانب دیکھا۔ میں نے ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، جی ہاں، میرے خیال میں عدالتی کارروائی کی رفتار تسلی بخش ہے۔ اب تک کی سماعت سے میں مطمئن ہوں۔ اب تو شکور کو کب پیش کرنے کا ارادہ ہے؟ 1-2 پیشی کے بعد کسی مناسب موقع پر، میں نے جواب دیا۔ آپ نے اس کو ساری صورتحال سمجھا تو دی تھی نا؟ جی ہاں، اس نے رازداری کا وعدہ کیا تھا۔ عبدالشکور میرے دوسرے گواہ کا نام تھا جو اس واردات کے بعض واقعات کا عینی شاہد بھی تھا۔ ایسے واقعات جو بظاہر غیر اہم نظر آتے تھے مگر ان کا سلسلہ آگے چل کر بہت اہمیت اختیار کر جاتا تھا۔ میں نے جو کام رمضانی صاحب کو سونپے تھے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ عبدالشکور رمضانی صاحب ہی کی دریافت تھا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف آ گئے، پھر اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ اگلی پیشی پر وکیل صفائی نے ناسازی طبع کا سرٹیفکیٹ پیش کر کے دوسری تاریخ لے لی۔ نئی تاریخ پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو سکی کیونکہ اس روز جج غیر حاضر تھا۔ دوسرے روز جج نے پیشکار سے روزانہ مصروفیات کی تفصیل جاننے کے بعد 10 دن کی تاریخ دے دی۔ متعلقہ تاریخ کو میں ذرا جلدی ہی عدالت میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے پہلے حاضری لگائی، پھر پیشکار کی مٹھی گرم کر کے اپنے کیس کا نمبر پہلا لگوا لیا۔ اس وقت تک مخالف پارٹی عدالت میں نہیں پہنچی تھی۔ عام طور پر سیشن کورٹ کی عدالتوں میں روزانہ اتنے کیس زیر سماعت ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا نمبر شروع میں نہ ہو تو پھر باری کی توقع عبث ہے۔ پیشکار اس سلسلے میں خاصا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عام سے نظر آنے والا وہ کارندہ در حقیقت بہت با اختیار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا عدالتی معاملات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے وہ پیشکار کی قوت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تھوڑی دیر میں جیل کی گاڑی میں عاصم درانی بھی پہنچ گیا۔ 10 منٹ بعد وکیل صفائی بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی جج اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوا ہمارے کیس کی آواز پڑ گئی۔ جج کی اجازت سے وکیل صفائی نے ملزم عاصم درانی کے دوست کامران مرزا کو پیش کیا۔ اس نے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر مختصر سا بیان دیا۔ اس کے بیان میں کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں تھی جو بیان کی جائے۔ اس نے جیسے ہی بولنا شروع کیا میں سمجھ گیا کہ وہ وکیل صفائی کی زبان بول رہا تھا۔ اسے خاص طور پر وہ بیان رٹوایا گیا تھا۔ کامران مرزا نے بہترین تراش خراش کا سفاری سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔
जो इसकी शख्सियत से मेल नहीं खाता था। मैं इसे देखते ही खटक गया था। मुझे किसी गड़बड़ का फौरन एहसास हो गया था। बहरहाल मैंने अपनी चिराग का आगाज़ करते हुए सवाल किया, आपका नाम क्या है? कामरान मिर्जा, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि नकल बामुताबिक असल बनाने की भोंडी कोशिश की गई है। वो अपनी ज़बान और लहजे से मार खा रहा था, मगर ये कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि वो आसिम दुरानी का दोस्त हो ही नहीं सकता था। मैंने अगला सवाल किया, आप आसिम दुरानी को कब से जानते हैं? वो खट से बोला, ज़्यादा पुरानी जान पहचान नहीं है, नई नई दोस्ती हुई है। कामरान साहब, आपने बयान दिया है कि बकुआ के रोज़ आप मुलजिम के साथ लंच करने किसी होटल में गए थे। मैंने यही कहा था। क्या आप मुलजिम के दफ्तर में गए थे? मेरा मतलब है कि आप दोनों एक साथ लंच करने निकले थे। उसने हिरासा नज़र से वकील सफाई की तरफ देखा। शायद इस सवाल का जवाब उसे नहीं पढ़ाया गया था। मैंने वाज़े तौर पर देखा कि वकील सफाई ने अपनी गर्दन को नफ़ी के अंदाज में खफीफ सी जुम्बिश दी थी। मेरे लिए इतना ही इशारा काफ़ी था। मुझे यकीन हो गया था कि कटहरे में खड़ा हुआ शख्स किराए का गवाह था। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह पाकर उसने कहा, मैं आसिम साहब के साथ नहीं गया था, बल्कि हम दोनों अलग अलग गए थे। कहाँ अलग अलग गए थे? कहाँ अलग अलग गए थे? ये अपने दफ्तर से आए थे और मैं अपनी दुकान से। कामरान साहब, आप किस चीज़ की दुकानदारी करते हैं? वो जल्दी से बोला, मेरा टायरों का कारोबार है प्लाजा के पास। मैंने अचानक सवाल किया, आपने किस होटल में लंच किया था? शीजान में। मैंने दानिस्ताई से परेशान करने की कोशिश की, यह होटल किस मुल्क में वाक़ है? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। वकील सफाई फ़ौरन इसकी मदद को दौड़े। दरअसल कामरान साहब शीजान कहना चाहते हैं। वो जे को जीम बोलते हैं, जैसे वो खुद को कामरान मिर्जा कहते हैं। थैंक यू माय डियर काउंसलर। मैंने तौसीफी नज़र से वकील सफाई की तरफ देखा, फिर कटहरे में खड़े हुए कामरान मिर्जा से सवाल किया, कामरान साहब, बकुआ से पहले भी कभी आप इस होटल में गए हैं? जी हाँ, कई बार जा चुका हूँ, वो फखरिया लहजे में बोला। यह होटल शहर में कहाँ वाक़ है? एक पहाड़ी पर। इस पहाड़ी का कोई नाम भी तो होगा, वो तामुल करते हुए बोला। पहाड़ी तो बस पहाड़ी ही होती है। मैंने महसूस किया वो मेरे सवालों से खासा परेशान हो रहा है, तजवीज़ की हालत से महसूस हो रहा था। मैंने पूछा, कामरान साहब, आपने बकुआ के रोज़ मुलजिम आसिम दुरानी के साथ लंच में क्या उड़ाया था? जी, मैंने तो कुछ नहीं उड़ाया था, वो ताज्जुब से बोला। फिर इमदाद तलब नज़रों से अपने वकील की जानिब देखा। मुझे हंसी आ गई। वकील सफाई ने इसकी मदद की। वकील साहब पूछ रहे हैं कि उस रोज़ आपने क्या खाया था? उसने बताया कि हमने नली नहारी खाई थी और दूध पत्ती भी पी थी। जज ने गुस्सीली नज़रों से उसकी जानिब देखा। वो जज के गुस्से का मतलब नहीं समझ सका था, अलबत्ता मैंने देखा कि वकील सफाई बगलें झांक रहा था। गवाह कामरान मिर्जा ने तो लुटिया ही डबो दी थी। शीजान का शुमार उस ज़माने में आला दर्जे के होटलों में होता था, आजकल का पता नहीं। वहाँ की डिशें भी मखसूस थीं। कामरान की झूठ का पोल खुल चुका था, मगर मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वो जज के तेवर देखकर और फिर अपने वकील की खिसियाट से भांप चुका था कि इससे कोई बड़ी गलती सरजद हो चुकी है, मगर बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए खासा परेशान नज़र आ रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में सवाल किया, कामरान साहब, खाने का बिल किसने अदा किया था? मैंने। उसने निहायती मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। कितना? 25 रुपये। उसके जवाब पर वकील सफाई दूसरी जानिब देखने लगा। मैंने तेज़ लहजे में कामरान मिर्जा से पूछा, आप लोग शीजान में कितना वक्त ठहरे थे? बस खाना खाने के बाद चले आए थे। मैंने वक्त पूछा है? मैंने कहा, अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दें। कोई आधा घंटा। अब मज़ीद कोई सवाल पूछने की गुंजाइश ही नहीं थी। इस दर्जे के होटलों में तो आधा घंटा खाना आने में ही लग जाता है। कामरान के झूठ की कलई खुल चुकी थी, लेकिन इस बेचारे को अभी तक सही अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ क्या वाक़या पेश आ चुका है। दैट्स ऑल योर ऑनर, मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जज ने तंजिया लहजे में कहा, कटहरे में खड़े हुए गवाह कामरान मिर्जा से कहा, झूठी गवाही देते हुए तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं आया? फिर अदालत के बरामदे में टहलते हुए एक पुलिस एहलकार को बुलाकर कामरान मिर्जा को उसके हवाले कर दिया। मुझे यकीन था कि वो पुलिस एहलकार 150 लेकर उसे छोड़ देगा। मेरे हिसाब से तो कामरान मिर्जा को ये सौदा खासा महंगा पड़ गया था। इतने पैसे तो इसे झूठी गवाही देने के लिए भी नहीं मिले होंगे।
जितने देकर वो गुलू खलासी कराएगा। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जज का मूड खराब हो चुका था। वो उठकर अपने चैम्बर में चला गया। 15 मिनट बाद वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसका मूड खासा बहाल हो चुका था, मगर उसने अदालती कार्रवाई को मौखर करके हमें नई तारीख दे दी। वकील सफाई ने उठकर कहा, जनाब आली, मेरे मुवक्किल की सेक्रेटरी कमल इस वक्त अदालत में मौजूद है। इसका बयान भी अभी होना है। आज के लिए एक गवाह का बयान काफ़ी है। जज ने बेरुखी से कहा और अदालत बर्खास्त करके अपनी सीट से उठ गया। हर गुजरती समात के साथ इस केस पर मेरी गिरफ्त मजबूतर होती जा रही थी। मुझे उम्मीद हो चली थी कि अब ये केस ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा और 2-4 पेशियों के बाद हमारे हक में फैसला हो जाएगा। रमज़ानी साहब मेरी कारकर्दगी से मुतमईन थे। आइंदा पेशी पर सबसे पहले मुलजिम की सेक्रेटरी कमल का बयान हुआ। मैंने जज से खुसूसी दरख्वास्त की कि बावजूद मैं कमल पर जिरा मुलजिम की मौजूदगी में नहीं करना चाहता। जज ने वजूहात जानना चाही तो मैंने ये कहकर उसको मुतमईन कर दिया कि क़ब्ल वक्त इन वजूहात का मंजर आम पर आना आज की अदालती कार्रवाई को मुतासिर कर सकता है। जज ने मुझे मेरे हस्ब मंशा जिरा की इजाज़त दे दी। आज अब्दुल शकूर भी अदालत के कमरे में मौजूद था। कमल 25-26 साल की एक स्मार्ट लड़की थी। उसके बाल बॉय कट तरशे हुए थे, कानों में तलाई बालियां झूल रही थीं। उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था, हालांकि इसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत लड़की थी। उसने मौसम की मुनासबत से हल्का फूलदार लिबास सेबतन कर रखा था। वो नहायती मुख्तसर बयान दे चुकी तो मैंने सिलसिला सवालात का आगाज़ किया। मुझे बहुत दुख हुआ कि आपकी लगी लगाई नौकरी जाती रही। मैंने जज्बाती लहजे में सवाल किया, आजकल आप क्या कर रही हैं? वो मेरे गैर मुतवक्के सवाल से ज़रा भी उलझन का शिकार नहीं हुई। खुश दिली से बोली, करना क्या है वकील साहब, बस अखबारात देखे जा रहे हैं, दरखास्तें टाइप हो रही हैं और भेजी जा रही हैं। मैंने पूछा, आपको शेख मोटर्स से कितनी तनख्वाह मिलती थी? 3000। ओह, ये तो बहुत कम है। वो शगुफ्ता लहजे में बोली, ना होने से तो बेहतर है। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, आप जैसी ज़हीन लड़की की इतनी कम तनख्वाह तो ज़्यादती वाली बात है। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं ज़हीन हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सफाई अचानक हमारी गुफ्तगू के बीच में कूद पड़ा। जनाब आली, ये क्या हो रहा है अदालत के कमरे में? मेरे फाजिल दोस्त गवाह पर जिरा कर रहे हैं कि मुश्तरका बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वकील साहब को अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने से रोका जाए। जज ने वकील के एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए मुझसे पूछा, बेग साहब, ये आप किस नौयत की जिरा कर रहे हैं? मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, योर ऑनर, जिरा तो जिरा होती है जब गवाह को कोई एतराज़ नहीं है और वह मेरे सवालों के जवाब बखुशी दे रहा है तो मेरे फाजिल दोस्त को क्यों खामखा परेशानी हो रही है? मैं नहायती अहम तरीन सवालात कर रहा हूँ। मोअज़्ज़िज़, अदालत से मेरी इल्तिजा है कि गवाह कमल साहिबा के हर जवाब को मिनोअन रिकॉर्ड पर लाया जाए। जज ने मेरी मर्जी की जिरा की इजाज़त दे दी। मैंने कमल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कमल साहिबा, मैं दिन रात इंसानों को पढ़ता हूँ। ये मेरा मशगला भी है और मेरे पेशे का तकाजा भी। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आप नहायती ज़हीन लड़की हैं। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। चहक कर बोली, मुमकिन है आपका कयाफा दुरुस्त हो, मगर मुझे तो अपने अंदर जहानत वाली कोई बात नज़र नहीं आती। आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं। आपकी ज़रा नवाजी है। उसने आम से लहजे में कहा, मेरे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है। मैंने सिलसिला कलाम को बढ़ाते हुए कहा, स्टार्टिंग सैलरी 5000 होगी, मगर एक शर्त है। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और फिर बोली, वो क्या? इस पोस्ट के लिए अच्छी याददाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है। वो पुरजोश लहजे में बोली, मुझे छोटी उम्र के वाक़यात पूरी तफसील के साथ याद हैं। जिस चीज़ को मैं एक मरतबा देख लूँ वो मेरे जहन में नक्श होकर रह जाती है। बहुत खूब, मैंने उसकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा, फिर तो आपको याद होगा कि जिस रोज़ आपके साबिक बॉस अपने किसी दोस्त के साथ लंच पर ऑफिस से बाहर गए थे तो उस रोज़ आपने एक फ़ोन कॉल रिसीव की थी और जी हाँ, ये तो कल की सी बात है। कमल साहिबा, ज़रा सोच कर बताएं कि फ़ोन करने वाली ने क्या इतला दी थी। इसने मुलजिम आसिम के बयान के मुताबिक तस्दीक कर दी। इसका मतलब था कि वाकई किसी ने फ़ोन के ज़रिए वारदात की इतला दी थी, मगर वो कौन थी?
ये मालूम होना अभी बाकी था। मैंने कमल से पूछा, कमल साहिबा, चंद लम्हों के लिए ये तसव्वुर कर लें कि आप इस वक्त मेरे ऑफिस में जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू देने आई हैं और मैं आपकी याददाश्त को परख रहा हूँ। हर सवाल का जवाब खूब सोच समझ कर दीजिएगा। मैंने ख़ास तौर पर महसूस किया कि जज मेरे अंदाज़े जिरा में दिलचस्पी ले रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आप सवालात कीजिए। कमल के लहजे से एतमाद झलक रहा था और चेहरे पर संजीदगी तारी थी। वारदात की इतला देने वाली खातून की आवाज़ आपने पहले भी कहीं सुनी थी? जी नहीं, वो क़तईयत से बोली, ना इससे पहले और ना इसके बाद। मैंने पूछा, आज आपने नाश्ते में क्या लिया था? 2 स्लाइस, 1 कप चाय, इससे आधा घंटा कब 1 प्लेट सलाद। पिछले बुध को आपने रात को खाने में क्या खाया था? चिकन बिरयानी। बकुआ के रोज़ आपने कौन सा लिबास पहन रखा था? चूड़ीदार पजामा और भोपाली कुर्ता। मैंने पूछा, इस रोज़ मुलजिम आसिम दुरानी ने क्या पहना हुआ था? उसने मेरी तवक्को से ज़्यादा जल्दी जवाब दिया, 2 पीस ठंडा सूट अंगूरी कलर का। जब मुलजिम आसिम लंच से वापस आया था तो क्या इस वक्त भी उसके जिस्म पर वही अंगूरी सूट था? नहीं, वो 2 टोक लहजे में बोली, मुझे अच्छी तरह याद है, इस वक्त उन्होंने ऑफ वाइट सफारी सूट पहना हुआ था। थैंक यू, आप इंटरव्यू में पास हो गई हैं मिस कंवल। मैंने जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर इसे देते हुए कहा, जब इस मुकदमे का फैसला हो जाए तो आप किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकती हैं। वकील सफाई अजीब सी नज़रों से कभी मुझे और कभी अपने गवाह को देख रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कमल से जो ड्रामाई गुफ्तगू की थी, इससे मेरा मकसद क्या था और मैं इसे किसके हक़ में और किसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने वकील मुखालिफ की झुंझुलाहट और परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए जज को मुखातिब किया, योर ऑनर, अब मुलजिम को अदालत के कमरे में बुलाया जा सकता है। जज की हिदायत पर आसिम दुरानी को अंदर लाकर मुलजिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया गया। वो नहीं जानता था कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे और कमल के दरमियान क्या सवाल जवाब हो चुके हैं, इसलिए वो खासा मुतमईन नज़र आ रहा था। मैंने जज से इजाज़त ली और जिरा के लिए कटहरे के पास चला गया। आसिम दुरानी साहब, मैंने कहा, आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया था कि जिस वक्त आपकी बीवी की मौत वाक़ई हुई उस वक्त आप अपने एक दोस्त कामरान मिर्ज़ा के साथ शीज़ान में लंच तनावुल कर रहे थे। फिर आपने अपने बयान के सबूत के तौर पर कामरान मिर्ज़ा को गवाही के लिए अदालत में भी पेश किया और जो नतीजा बरामद हुआ वो भी आपके सामने है। आप अदालत को बताना पसंद करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? वो कदरे शर्मिंदा लहजे में बोला, मुझसे गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? मैंने पूछा, कामरान मिर्ज़ा के साथ लंच करके आपने गलती की थी या जाली गवाह पेश करके? ज़रा अपनी बात की वजाहत करें। मैं गलत बयानी पर सख्त नादिम हूँ, वो जज की जानिब देखते हुए बोला। दरअसल मैं इस रोज़ अकेला ही लंच पर गया था, मगर चूंकि अदालत में बयान दे चुका था कि कामरान मिर्ज़ा के साथ लंच पर गया था, इसलिए मेरी हिदायत पर मेरे वकील को जाली गवाह पेश करना पड़ा। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, मुलजिम के नए पैंतरे को नोट किया जाए। फिर आसिम दुरानी से पूछा, अभी अभी आपने फाजिल अदालत को बताया कि बकुआ के रोज़ आप अकेले ही लंच करने गए थे, मगर आपकी सेक्रेटरी इस बात की गवाह है कि मज़कूरा रोज़ दफ्तर से निकलते वक्त आपने इसे भी यही बताया था कि किसी दोस्त के साथ लंच करने शीज़ान जा रहे हैं। वो बुरी तरह सिटपिटा गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता जाल को समेट रहा था। मैंने देखा इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे थे। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी सेक्रेटरी से ऐसी कोई बात कही थी। उसके लहजे से वाज़ेह हो रहा था कि वो सरीहन झूठ बोल रहा था। मैंने देखा कि जज ने भी उसके लहजे का खोखलापन साफ महसूस कर लिया था। मैंने कहा, आसिम साहब, आपको तो याद नहीं, मगर ये बात आपकी सेक्रेटरी को अच्छी तरह याद है। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? आसिम की मायूसी को भांपते हुए उसका वकील एक मददगार की हैसियत से आगे बढ़ा। योर ऑनर, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे मुवक्किल ने अपनी सेक्रेटरी को क्या बताया था और क्या नहीं बताया था? वो अपनी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करने का पाबंद तो नहीं है। मैंने अपना रुख वकील साहब की जानिब करते हुए कहा, इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे मोहतरम दोस्त। फिर जज की तरफ देखते हुए कहा, जनाब आली, ये बात अदालत की रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि मुलजिम जिरा के दौरान में कई मरतबा दरोगोई से काम ले चुका है। अभी मैं अपने सवालात से इसके मज़ीद कई झूठ मंजर आम पर लाना चाहता हूँ। मेरी फाजिल अदालत से दरख्वास्त है कि वो वकील सफाई को हुक्म दे कि वो मुकदमे की कार्रवाई में
रुकावट डालने की कोशिश ना करें, इससे इनका कुछ भला नहीं होगा, सिर्फ मौजूद अदालत का वक्त ही ज़ाया होगा। जज ने वकील सफाई को मुदाखलत से परहेज की तलकीन करके मुझसे कहा, आप अपनी जिरा जारी रखें बेग साहब। मैंने कटहरे में खड़े मासूम सूरत मगर बदसूरत आसिम दुरानी से पूछा, आपने अपने बयान में एक जगह बताया था कि आप बकुआ के रोज़ 2 बजे दफ्तर से निकले थे और आपकी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे बाद यानी कि 3:30 बजे वापसी हुई थी। जी हाँ, मैंने यही बयान दिया था। मैंने अचानक पूछा, आपने इस रोज़ कौन सा लिबास पहन रखा था? उसने बौखलाकर मेरी जानिब देखा, फिर लुकनतज़दा लहजे में बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जज ने उसे डांट पिलाई, मिस्टर आसिम, आप सवाल ना करें, आपसे जो कुछ कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसका जवाब दें। वो घबराहट आमेज़ अंदाज में बोला, मैंने साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहा था मगर तज़ब्ज़ुब का शिकार था। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, अच्छी तरह सोच कर बताएं, आपके जवाब की बड़ी अहमियत है। उसने खशमगी नज़रों से अपनी सेक्रेटरी की जानिब देखा। वो कमल के बयान से बेखबर था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ था। जज ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, मिस्टर आसिम, तुम्हारे कई झूठ रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। अगर तुमने मज़ीद झूठ बोलकर अदालत का वक्त ज़ाया करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ सख्त तरीन सलूक किया जाएगा। वो मरियल सी आवाज़ में गोया हुआ। मैंने उस रोज़ लाइट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। सूट की वजाहत करें, क्या मतलब? मैंने इसे मतलब समझाते हुए कहा, आसिम दुरानी साहब, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के सूट पहने जाते हैं, मसलन शलवार सूट, सफारी सूट, पेंट कोट सूट। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, मैंने 2 पीस पेंट कोट पहन रखी थी। मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा, जब आप लंच से वापस आए तो आपके बदन पर ऑफ वाइट सफारी सूट था? उसके चेहरे पर सरसों खिल उठी। वो चीख से मुशाबा आवाज़ में बोला, ये झूठ है, ये सच है मिस्टर आसिम। मैंने भी जवाबन ऊंची आवाज़ में कहा, आपका दिमाग ख़राब हो गया है? वो आपे से बाहर होने लगा, आपने ख्वाब में देख लिया होगा। मैंने उसके बदअखलाक लहजे का बुरा मनाए बगैर कहा, आसिम साहब, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, बल्कि ये बात आपकी सेक्रेटरी ने मौजूद अदालत को बताई है। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने पहले खूंखार नज़रों से कमल को घूरा, फिर निस्बतन हमवार लहजे में बोला, कमल को कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं बकुआ के रोज़ पूरा दिन एक ही सूट में रहा था। मैंने सवाल किया, कमल को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई नहीं। फिर वो झूठ क्यों बोलने लगी? वो रूखे लहजे में बोला, ये मालूम करना आपका काम है, चलें हम ही मालूम कर लेते हैं। मैंने जुबानी अंदाज में कहा, आप ये बताएं कि बकुआ के रोज़ 3-3:15 बजे कहाँ थे? वकील सफाई ने अपनी फीस हलाल करने के लिए आखिरी जोर मारा। उसने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, मेरे फाजिल दोस्त मेरे मौक्किल के साथ सख्त ज्यादती कर रहे हैं, अपने बेतुके सवालात से उसे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। जब से इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई है उस वक्त से अब तक 20 बार ये बात दोहराई जा चुकी है कि मेरा मौक्किल बकुआ के रोज़ दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक लंच में मसरूफ़ था। इसी दौरान में उसके घर में मुसल्लह डाकुओं ने। जज ने हाथ के इशारे से इसे मना करते हुए कहा, अब इस तफसील की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुझसे कहा, बेग साहब, आप भी गैर ज़रूरी सवालात से परहेज करें और टू द पॉइंट जिरा करें। राइट योर ऑनर, मैंने मुअद्दिब लहजे में कहा, 20 बार के दोहराए हुए सवाल को झुठलाने के लिए मेरे पास ठोस सबूत मौजूद है। मैं फाजिल अदालत से इस्तदा करता हूँ कि मुझे आखिरी बार ये सवाल पूछने का मौका दिया जाए। जज ने इजाज़त दे दी। मैंने कटहरे में खड़े आसिम दुरानी से पूछा, क्या आप मौजूद अदालत को बताएंगे कि बकुआ के रोज़ आप दोपहर के 3-3:15 बजे कहाँ थे? वो बेधड़क बोला, मैं इस वक्त शीज़ान में था। आप स्मोकिंग करते हैं? उसने अस्पात में जवाब दिया। मैंने पूछा, आपका ब्रांड 555 यानी 555? वो बेजारी से बोला, 555 का मतलब 555 ही होता है। वैसे आप जो चाहें मतलब निकाल लें, आप वकील हैं, ऐसे कामों में खासी महारत रखते हैं। मैंने उसके लहजे के तंज को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, आप अब्दुल शकूर नामी किसी शख्स को जानते हैं? कौन अब्दुल शकूर? लकी कोल्ड स्पॉट तो आपके लिए अजनबी नहीं होगा। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला,
हाँ, याद आया। ये मेरे घर के करीब ही स्टेट के कॉर्नर मेन रोड के नज़दीक है। ठीक फरमाया, मैंने कहा। अब्दुल शकूर लकी कोल्ड स्पॉट का मालिक है, तो मैं क्या करूं? आप कुछ न करें, मैंने खफीफ मुस्कुराहट के साथ कहा। मिस्टर अब्दुल शकूर का दावा है कि वक़्त के रोज़ आपने दोपहर 3 और सवा 3 बजे के दरमियान इसकी दुकान से 555 सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था। वो रवा रवी में कह गया। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तो अक्सर उसकी दुकान से सिगरेट खरीदता रहता हूँ। हाँ, अलबत्ता मुझे ये मालूम न था कि उसका नाम अब्दुल शकूर है। अक्सर वहाँ से सिगरेट खरीदने की बात और है मिस्टर आसिम दुर्रानी, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सरसराती आवाज़ में कहा। वक़्त के रोज़ मज़कूरा वक्त पर आपका चाय वारदात के नज़दीक पाया जाना गैर मामूली बात है, खुसूसन ऐसी सूरत में कि जब आप इस वक्त के दौरान में शीज़ान में लंच कर रहे थे। इसे फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। बात बनाते हुए बोला, हो सकता है कि अब्दुल शकूर को मुगालता हुआ हो। मैं चूँकि अक्सर उससे सिगरेट लेता रहता हूँ, इसलिए उसने फ़र्ज़ कर लिया कि वक़्त के रोज़ भी मैंने उसे 555 का पैकेट ख़रीदा था। बात फ़र्ज़ करने की नहीं है मिस्टर आसिम, मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा। अब्दुल शकूर को अच्छी तरह याद है कि इस रोज़ आप बहुत जल्दी में थे और आपने बकाया पैसे भी नहीं लिए थे। 100 का नोट देकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस वक्त आप अपने बंगले से निकल कर आए थे। अब्दुल शकूर ने भी आपको आवाज़ देना मुनासिब नहीं समझा और सोचा जब आप रात को उसकी दुकान के पास से गुजर कर घर जाएंगे तो वो बकाया पैसे आपको दे देगा। लेकिन फिर इसी रोज़ वहाँ पुलिस पहुँच गई। वो इतना बड़ा वाक़या था कि अब्दुल शकूर को मुगालता हो ही नहीं सकता था। आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएंगे कि जिस वक्त आपकी बीवी को कत्ल किया गया उस वक्त आप जाए वक़ुआ पर क्या कर रहे थे? अचानक ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई थी कि अदालत के कमरे में मौजूद हर शख्स पूरी तवज्जो से मुल्ज़िम आसिम दुरानी को देख रहा था और उसके जवाब का मुंतज़िर था। इस मौके पर वकील सफाई खासा मायूस नज़र आ रहा था। आसिम की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं शीज़ान में। आप एक ही बात दोहराए जाएंगे कि वकील साहब के सवाल का दुरुस्त जवाब भी देंगे। जज ने उसे टोक दिया। मैंने कहा, अब्दुल शकूर का कहना है कि आप उस वक्त आप वाइट सफारी सूट पहने हुए थे। वो बरसों का बीमार नजर आने लगा। एक जज ने वकील सफाई से पूछा, आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं? वो मायूसी से सर हिलाकर बोला, मैं अपने मौक़िफ़ से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। जज ने मुझसे इस्तफसार किया, वकील साहब आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है जनाब आली। मैंने कहा, अब्दुल शकूर का कहना है कि आप उस वक्त आप वाइट सफारी सूट पहने हुए थे। वो बरसों का बीमार नजर आने लगा। जज ने वकील सफाई से पूछा, आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं? वो मायूसी से सर हिलाकर बोला, मैं अपने मौक़िफ़ से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। जज ने मुझसे इस्तफसार किया, वकील साहब आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है जनाब आली, मैंने कहा। ये मौक्किल और वकील का कानूनी हक है, वो आपस में किसी भी वक्त सलाह व मशवरा कर सकते हैं, मगर इस सिलसिले में मेरी छोटी सी एक दरख्वास्त है। वो क्या बेग साहब? मैंने कहा कि इस वक्त अदालत के कमरे में गवाह अब्दुल शकूर बनफ्स नफीस मौजूद है। मेरे इस इंकिशाफ पर मुल्ज़िम आसिम दुर्रानी ने गर्दन घुमाकर कमरे में मौजूद अफराद पर निगाह दौड़ाई, फिर उसकी नज़र अब्दुल शकूर पर जाकर ठहर गई। इससे पहले शायद वो परेशानी में इस तरफ तवज्जो नहीं दे सका था। जज ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा तो मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुल्ज़िम और वकील सफाई की खुफिया मुलाकात से पहले गवाह अब्दुल शकूर का बयान ले लिया जाए, क्योंकि ये गरीब आदमी अपना काम धंधा छोड़कर सुबह से हमारे साथ ख्वार हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसे फारिग कर दिया जाए। मेरी दरख्वास्त माकूल थी। जज ने फ़ौरन अब्दुल शकूर का बयान रिकॉर्ड करवा लिया। उसने तमाम बातों की तस्दीक कर दी जो मैंने जिरह के दौरान में मुल्ज़िम पर मुनकशिफ की थी। उसका बयान ख़त्म हुआ तो जज ने वकील सफाई से पूछा, आप गवाह पर जिरह करना चाहते हैं? वकील सफाई ने जवाब दिया कि पहले मैं मुल्ज़िम आसिम दुरानी से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने पेशकार को हिदायत कर दी कि आइंदा रोज़ हमारे केस का नंबर शुरू में रखे और एक रोज़ बाद पेशी की तारीख दे दी।
चलें वकील साहब, आपका मसला तो हल हो गया। मैंने वकील मुखालिफ की जानिब देखते हुए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको अपने मुवक्किल से राज़ो न्याज़ करने के लिए पूरा दिन मिल गया है। अब ये जेल वालों की मेहरबानी पर मुनहसर है कि वो आपको कितना वक्त देते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी फाइलें संभालते हुए मुल्जिम आसिम दुर्रानी के पीछे पीछे अदालत के कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब हम बरामदे में आए तो मैंने जेल की गाड़ी के करीब वकील और मुवक्किल दोनों को आपस में बातें करते हुए देखा। मैं इनके करीब से गुजरकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। रमज़ानी साहब ने कहा, बेग साहब, आप तो अपने दफ्तर जाएंगे? जाहिर है, मैंने जवाब दिया। वैसे भी अदालत का वक्त ख़त्म हो चुका है, यहाँ क्या काम? कल का क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है कि इसके अलावा तो आपका कोई और केस ज़ेर समाअत नहीं है। मैंने कहा कि एक दीवानी केस की कल तारीख है, मगर मैं सुबह आते ही बाद की कोई तारीख ले लूँगा। आप फिक्र न करें, ये केस ज़्यादा अहम है और फिर ये अपने इख्तितामी मराहिल में भी दाखिल हो चुका है। ठीक है, आप दफ्तर जाएं, मैं अब्दुल शकूर को छोड़ता हुआ घर चला जाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुल शकूर का ख़ास ख्याल रखिएगा रमज़ानी साहब। फी ज़माना सच्ची गवाही देने वाले लोग नापैद होते जा रहे हैं। आपने अपनी आंखों से मिर्जा साहब का हाल भी देख लिया। अब्दुल शकूर जैसे अफराद की हम सबको हौसला अफजाई करना चाहिए। मुझे इस बात का ख्याल है, रमज़ानी साहब ने कहा। फिर मुझसे हाथ मिलाकर वहाँ से रुखसत हो गए। मैंने अपने दफ्तर का रुख किया। आइंदा रोज़ अदालत में खासा रश था, मगर वकील सफाई के चेहरे पर 12 बज रहे थे। मुझे उसकी हालत देखकर अफसोस भी हुआ, मगर मैं इसकी खातिर कुछ कर नहीं सकता था। मुझे सच का साथ देते हुए अपने मुवक्किल की वकालत करते हुए कानून की सर बुलंदी कायम रखना थी। मैं अपने फ़र्ज़ से मजबूर था और अपने पेशे के तकाज़ों को पूरा करना चाहता था। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। सबसे पहले वकील सफाई ने गवाह अब्दुल शकूर से 2-4 रस्मी सवालात किए, फिर किसी हारे हुए जुआरी की तरह अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, योर ऑनर, तमाम हालात व वाक़ियात मोअज़्ज़ज़ अदालत के इल्म में हैं। मुल्ज़िम की ज़ात कदम कदम पर मशकूक हो चुकी है। इसने कई मरतबा दरोग गोई का सहारा लेकर कानून की नज़रों में धूल झोंकने की कोशिश की है, जिससे फाजिल अदालत का कीमती वक्त भी ज़ाया हुआ है और मुकदमे की कार्रवाई में भी दुश्वारियाँ पैदा हुई हैं। मैंने एक लम्हे को रुक कर सांस लिया और फिर अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा, जनाब अली, अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आयां हो चुकी है कि मकतूला फजीला का कातिल उसका शौहर ही है। जब उसने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उसने उंगली टेढ़ी करने का फैसला कर लिया। वकील सफाई ने एक कमज़ोर सा एतराज़ उठाया, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं वकील इस्तग़ासा की इस दलील को नहीं मानता कि मेरे मुवक्किल ने अपनी बीवी की दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए इसके खून में हाथ रंग डाले। वो मकतूला का मिजाजी खुदा था, इसकी हर चीज़ का मालिक को मुख्तार था। इसे भला इतना संगीन कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, योर ऑनर, मुल्ज़िम आसिम दुर्रानी कानूनी और शरई तौर पर मकतूला का शौहर ज़रूर था, मगर उसकी दौलत व जायदाद पर इसे तसर्रुफ़ हासिल नहीं था। बंगला, गाड़ी, कारों का शोरूम और तमाम बैंक बैलेंस मकतूला के नाम था। जो चीज़ें उसकी वालिदा सुल्ताना के नाम थीं, उसकी वफ़ात के बाद खुद ब खुद मकतूला की मिल्कियत में आ गई थीं। मुल्ज़िम की हैसियत फजीला की नज़रों में एक घर दामाद से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जिसके बारे में धोबी के कुत्ते की मिसाल उमूमन दी जाती है, जो न घर का होता है और न ही घाट का। मैंने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया और फिर अपना बयान जारी रखते हुए कहा, योर ऑनर, मकतूला फजीला शादी के फ़ौरन बाद ही मुल्ज़िम की लालची तबीयत को समझ गई थी और उसके अज़ाइम को भी उसने भांप लिया था, इसलिए वो एक लम्हे के लिए भी इस पर एतबार करने को तैयार नहीं थी। दूसरी जानिब जब मुल्ज़िम ने अपना खेल बिगड़ते देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपना मकसद हासिल करने के लिए इस ख़ानदान की खिदमत में शब व रोज़ एक कर दिए थे। इसे अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा था, चुनांचे उसने अपने रास्ते की रुकावट को दूर करने का फ़ैसला कर लिया। फजीला अगर इसके रास्ते से हट जाती तो मुल्ज़िम के दिल की मुराद पूरी हो सकती थी। मुल्ज़िम ने बड़ी होशियारी से मंसूबा साजी की थी और मुसल्लह डकैती का एक कामयाब ड्रामा रचाया था। वो दफ्तर से 2 बजे लंच का कहकर उठा, सीधा अपने घर पहुंचा, बीवी को शूट किया,
जब उसे यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो उसने बेडरूम में कुछ इस किस्म की अफरा तफरी फैला दी कि वो मुसल्लह डाकुओं की कारस्तानी नजर आए। फिर फजीला के बेडरूम में से तलाई जेवरात और नकदी भी गायब कर दी ताकि इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरा जा सके। इस दौरान में उसने देखा कि उसका लिबास भी खून आलूद हो चुका है। उसने निहायत इत्मीनान से अंगूरी रंग का सूट उतार कर ऑफ वाइट सफारी सूट पहन लिया। फिर दफ्तर की जानिब रवाना हो गया। स्ट्रीट के कोने पर वाक़ गली की कोल्ड स्पॉट से इसने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और 3:30 बजे दफ्तर पहुंच गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मेरा तवील बयान ख़त्म हुआ तो जज ने सवाल किया, आलाए कत्ल, जेवरात, नकदी और खून आलूद सूट कहाँ गए? पुलिस के चालान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। मज़कूरा चीज़ें बरामद करना मेरे फराइज़ में शामिल नहीं है योर ऑनर। मैंने निहायत अदब से कहा। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल कस्टडी में है। पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जज ने मुतालिका अदालती अमले को हिदायत दी कि वो मुलजिम के बंगले और दफ्तर के एक एक कोने की तलाश का इंतज़ाम करें और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालत बर्खास्त कर दी। तीसरे रोज़ पोशीदा चीज़ों की तलाश के माहिरीन की एक टीम ने 2.5 का स्लिम मॉडल पिस्टल, नकदी 60,000 रुपये, लाइट ग्रीन कलर का 2 पीस ठंडे कपड़े का खून आलूद सूट और तलाई जेवरात का खोज लगा लिया। तमाम चीज़ को सेलोफीन थैली में निहायत महारत से महफूज करके बंगले के अंदर ग्राउंड वाटर टैंक में फेंक दिया गया था। स्लिम मॉडल चपटे पिस्टल को कीमियाई तजिए के लिए दूसरे रोज़ लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट सरासर मुलजिम आसिम दुरानी के खिलाफ जाती थी। पिस्टल पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात मुलजिम के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए थे। कीमियाई तजिए से ये बात साबित हो गई थी कि जिन गोलियों से मकतूला फजीला की मौत वाक़ हुई थी वो इसी पिस्टल से चलाई गई थीं। इन हालत और शवाहिद की रोशनी में दुनिया की कोई कुव्वत आसिम दुरानी को फांसी के फंदे से नहीं बचा सकती थी। अगली पेशी पर जज ने तमाम चीज़ें मुलजिम को दिखाते हुए पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आसिम दुरानी के लिए फरार के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। अपने जुर्म के एतराफ़ के सिवा कोई चारा न था। उसने इकबाल जुर्म कर लिया। जज ने पूछा, वो पुरस्रार खुफिया फ़ोन तुमने किससे करवाया था? उसने कोई जवाब नहीं दिया, गर्दन झुकाए खामोश खड़ा रहा। कई बार के इस्तफसार के बाद भी जब उसने ज़बान नहीं खोली तो जज ने 2 रोज़ बाद फैसले की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो खुफिया इत्तला किस औरत ने दी थी। मुलजिम अपने जुर्म का इकबाल भरी अदालत में जज के रूबरू कर चुका था। अब वो महज मुलजिम नहीं रहा था बल्कि मुजरिम साबित हो चुका था। आइंदा पेशी पर अदालत ने उसे 25 साल की सज़ाए कैद सुना दी।